C771 दैनिक जीवन। शिया रुकिंग ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, ये तो मामूली चोट है। झाओ जुन्याओ। हालांकि उस लड़की की आंखों में जो भाव थे वे बेहद परेशान करने वाले थे, फिर भी उसका दिल नर्म पड़ गया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद शाही चिकित्सक आ गए। घाव की जांच करने के बाद शाही चिकित्सक झांग ने कहा कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। वो वहां महीन सूती पट्टी का एक बंडल और बेहतरीन सुनहरी दवा की एक बोतल छोड़कर चले गए। आखिर वो महारानी थी जिनका शरीर किसी फीनिक्स पक्षी की तरह मजबूत था। भला वह खुद घाव पर पट्टी कैसे बांध सकते थे? इस प्रकार घाव पर पट्टी बांधने का कठिन कार्य झाओ जुन्याओ को सौंपा गया। उन्हें कुछ अनिश्चित देखकर जिया रुकिंग ने तुरंत कहा, महाराज, इस महारानी को ये काम स्वयं करने दीजिए। कृपया दर्द को और न बढ़ाएं। पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में डर देखकर झाओ जुन्याओ मुस्कुराया। किंग किंग, डरो मत, मैं तुम्हारे घाव पर अच्छे से पट्टी बांध दूंगी। ये सुनकर जिया रुकिंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। खैर महाराज, आपका व्यक्तित्व अमूल्य है। अरे, ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आओ। इतना कहकर झाओ जुन्याओ ने पट्टी और मरहम उठाया और उसे अपने पास बैठने के लिए खींच लिया। फिर उसने कैंची से जालीदार पट्टी को काटना शुरू कर दिया। उसकी अनाड़ी हरकतों को देखकर जिया रुकिंग ने कुछ उदासी के साथ अपनी उंगली की ओर देखा। आह, आज तुम्हें शायद कष्ट सहना पड़ेगा। सहन कर लो और उम्मीद करो कि वो मुझे थोड़ा कम परेशान करे। मैं तो बस प्रार्थना ही कर सकता हूँ। झाओ जुन्याओ ने जालीदार पट्टी को काटना समाप्त किया, उस पर मरहम लगाया और सावधानीपूर्वक उसकी उंगली को परत दर परत लपेटा। उनकी हरकतें कोमल और बेहद सावधानीपूर्ण थीं। उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। खिड़की से आती रोशनी से जगमगाता हुआ उनका चेहरा आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। शिया रुकिंग इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वह एक पल के लिए खुद को भूल गई। कितना सुंदर है, कितना मोहक और आकर्षक है, दिल तोड़ने वाला। ऐसे व्यक्ति को तो सचमुच आधुनिक युग में भेज देना चाहिए ताकि वह एक पत्नीत्व का आनंद ले सके। तब तक तो शायद मैं सबकी ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। हाँ हाँ, जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, उसकी खुशी बढ़ती गई और जिया रुकिंग लगभग जोर से हंस पड़ी। इसी बीच झाओ जुन्याओ ने बड़ी बेढंगी तरह से पट्टी लपेटना समाप्त किया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे वह स्वप्निल प्रेम भावों के साथ दिखाई दी। वह अहम किंग क्विंग। शिया रुकिंग झट से वास्तविकता में लौट आई। महाराज, झाओ जुन्याओ ने शांत भाव से गुनगुनाया, उसकी नजर उसकी उंगली पर टिक गई। शिया रुकिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया और नीचे देखा। वो वहां बिल्कुल अचंभित खड़ी थी। उसने देखा कि उसने उसकी अपेक्षाकृत पतली तर्जनी उंगली को इस तरह लपेटा था कि वह आकार में मूली जैसी हो गई थी। बीच में मोटा और दोनों सिरों पर पतला, इसे हिलाना भी मुश्किल था। और झाओ जुन्याओ को देखकर उसके चेहरे पर गर्व और आत्मसंतुष्टि का भाव था, जो स्पष्ट रूप से प्रशंसा की उम्मीद कर रहा था। हम वास्तव में असाधारण रूप से कुशल हैं। उस वाक्यांश को सोचने में उसे काफी समय लगा, लेकिन वह उससे पूरी तरह संतुष्ट थी। झाओ जुन्याओ भी बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर तक उसका निरीक्षण करने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली। हमने ये तय किया था कि तुम दिन रात मेरी सेवा करोगे, लेकिन अब ऐसा लगता है मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। आपको वापस जाकर अच्छे से आराम करना चाहिए। ये कहते हुए उसने दिल टूटने और अत्यधिक अनिच्छा का भाव दिखाया। शिया रुकिंग ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। साफ तौर पर वही चाहता था कि मैं ऐसा न करूं। ये सोचते हुए जिया रुकिंग अचानक रुक गई। शायद वो मुझे थका हुआ नहीं देख सका, इसलिए उसने अपने लिए एक शालीन रास्ता निकाल लिया। उसने अपने हाथ की ओर देखा, फिर उसकी ओर। शिया रुकिंग ने अपने दिल में एक गर्माहट फैलते हुए महसूस की, जैसे वसंत की हवा उसके चेहरे को सहला रही हो, कोमल और सुकून देने वाली। धन्यवाद महाराज। शिया रुकिंग ने झुककर अभिवादन किया और फिर चली गई। झाओ जुन्याओ मुस्कुराते हुए उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। तो आप में भी थोड़ी बहुत अंतरात्मा तो है ही। आप मेरी नेक मंशा को समझते हैं। उसी दोपहर बाद बाहर बारिश होने लगी। शिया रुकिंग एक गर्म पालकी में लौटी। जैसे ही वह पहुंची, उसने दोनों छोटे बच्चों के जागने की आवाज सुनी। वे थोड़ी देर रोए, लेकिन जल्द ही सिस्टर्स ने उन्हें शांत कर दिया। उन्होंने पानी पिया और उनकी देखभाल की,
और वे बहुत अच्छे व्यवहार वाले लग रहे थे। वे उस चिड़चिड़े जोड़े की तरह बिल्कुल नहीं थे जैसे वे तब थे जब वह पहले वहां आई थी। शिया रुकिंग को ईर्ष्या का अनुभव हुआ। तुम दोनों कृतघ्न बच्चे, अपनी माँ के बिना तुम दोनों खूब मजे कर रहे हो, है ना? बहन हुआंग ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, महाराज को प्रसन्न होना चाहिए। छोटा राजकुमार इतना छोटा है, फिर भी वह अपनी माँ को पहचान सकता है। जब वह बड़ा होगा, तो वह निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होगा। जिया रुकिंग ने धीरे से आह भरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे उनसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने या करियर बनाने की उम्मीद नहीं है। शांति, सुरक्षा और सुख से भरा एक जीवन ही पर्याप्त से अधिक होगा। इतना कहकर जिया रुकिंग कपड़े बदलने के लिए अंदर के कमरे में चली गई। उसके बाद वह छोटे पालनों के पास गई और उन दो नन्हे बच्चों को दूध पीते हुए देखने लगी। दोनों बच्चे पहले से ही 1.5 महीने के थे। उनके चेहरे की बनावट धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। वे गोल मटोल, गोरे और गुलाबी रंग के थे। अपने छोटे छोटे मुंह से लयबद्ध तरीके से चूसते हुए वे मनमोहक और प्यारे लग रहे थे। यह नजारा देखकर शिया रुकिंग का दिल पिघल गया। हालांकि वह अक्सर उन्हें छोटे बदमाश कहती थी, लेकिन वह उन बच्चों से प्यार कैसे नहीं कर सकती थी जिन्हें उसने खुद जन्म दिया था। वह इस क्षण अत्यंत प्रसन्न थी। एक पल वह इसे देखती थी, अगले ही पल उसे। वो कभी कभी बहनों के साथ मजाक करती थी, और बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, क्या वे एक जैसे दिखते हैं, जैसे तुच्छ विषयों पर चर्चा करती थी। हालांकि वह इसका भरपूर आनंद ले रही थी। और इस तरह जीवन धीरे धीरे चलता रहा। गुआंगनान के यान राजा और उनके बेटे के विद्रोह से उत्पन्न उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। राजधानी में गपशप की नई और अंतहीन धाराएं उभरने लगीं, जिससे हम लोगों को भोजन के बाद की बातचीत के लिए नए विषय मिल गए। इसी बीच महल में महारानी भी 1 महीने से अधिक समय तक स्वास्थ्य लाभ करने के बाद ठीक हो गई थीं। हालांकि राजकुमार यान का मामला उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचा चुका था, फिर भी उन्हें अपने बेटे और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना था। वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थीं। जहां तक राजकुमार यान के साथ उसके अतीत के संबंधों का सवाल है, झाओ जुन्याओ ये सुनिश्चित करेगी कि इसे दबा दिया जाए, कम से कम दिवंगत सम्राट की प्रतिष्ठा की खातिर ही सही। हालांकि इसे दबाने का मतलब यह नहीं था कि इसे स्वीकार कर लिया गया था। कम से कम राजकुमार यान की मृत्यु के बाद से झाओ जुन्याओ ने महारानी से फिर कभी मुलाकात नहीं की थी। सामान्य अभिवादन के लिए वह किसी को अपनी ओर से पूछताछ करने के लिए भेजता था, उसने स्वयं कभी व्यक्तिगत रूप से दौरा नहीं किया था। फिलहाल उसने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह उसकी जन्मदाता माँ थी। अगर वह कोई और शाही कुलीन पत्नी होती, तो वह स्वर्ग में अपने शाही पिता की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उसे अपने हाथों से मार डालता। इस तरह नहीं, उसे जीवित रहने देना, जो उसके शाही पिता के साथ हुए विश्वासघात की एक निरंतर, दर्दनाक याद दिलाती रहे। जीवन हो या मृत्यु, सुख हो या दुख, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 महीने से अधिक का समय कई चीजों को कम करने के लिए पर्याप्त था। और महल का माहौल काफी समय पहले ही सामान्य हो चुका था। अक्टूबर के मध्य में मार्क्वेस झोंगयोंग की हवेली ने महल को निमंत्रण दिया। राजकुमार का पूर्णिमा भोज। निमंत्रण प्राप्त करते ही शिया रुकिंग मुस्कुरा उठी। अच्छा हुआ, जब नन्हे वारिस का जन्म हुआ, तो उसी समय उसके पिता दरबार में वापस लौटे थे, इसलिए इसका भव्य जश्न नहीं मनाया गया। अब बस उनके पूरे महीने का जश्न मनाने का समय आ गया है। मुझे एक बड़ा उपहार तैयार करना होगा। यह मेरे भाई का पहला बेटा है, मेरा छोटा भतीजा। जेड मुस्कुराया। महाराज, आपने इसका कई बार जिक्र किया है। अगर यह नौकर मंदबुद्धि भी होता, तो भी मुझे अब तक याद आ गया होता। ये कहकर वो मुड़ी और स्टोर रूम की ओर चली गई और उपहारों को रजिस्टर में दर्ज करने वाली मशीन लेकर लौटी। इस सेवक ने इन्हें चुना है, कृपया इन्हें देख लीजिए महाराज। हम शिया रुकिंग ने उसे लिया और ध्यान से उसकी जांच की। इस बीच महल के बाहर हो हवेली 2 दिन बाद होने वाले नन्हे वारिस के पूर्णिमा भोज की तैयारी कर रही थी। महल लालटेन और रंग बिरंगी झालरों से सजा हुआ था और उत्साह से भरा हुआ था। C772 2 दिन बाद नन्हे वारिस का पूर्णिमा भोज निर्धारित समय पर आ गया। लॉर्ड मार्क्वेस झोंगयोंग सम्राट के विश्वसनीय सलाहकार थे और मार्क्वेस की उपाधि उन्हें स्वयं सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी। हाल ही में दक्षिणी महासागर साम्राज्य के विरुद्ध हुए युद्ध में उन्होंने सैन्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की थीं। इसी बीच उनकी बहन महारानी शियान
हरम में सम्राट की प्रिय थीं और उन्होंने एक के बाद एक 3 राजकुमारों को जन्म दिया था। जिया परिवार का माकविस महल दरबार में तेजी से प्रतिष्ठित हो रहा था। उन्होंने न केवल अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर ली थी, बल्कि उनकी बहुत मांग भी थी। वर्तमान शाही दरबार में कौन लॉर्ड मार्क्विस झोंगयोंग से संबंध बनाना नहीं चाहेगा। भले ही उनके पास संबंध न हो, वे कुछ न कुछ संबंध बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए नन्हे वारिस का पूर्णिमा भोज एक बेहतरीन अवसर था। जिन्हें निमंत्रण मिला था, उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई चिंता नहीं थी, और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला था लेकिन सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना चाहते थे, वे कुछ परेशान थे। संबंध बनाने के लिए वे इतने बेताब थे कि उन्होंने अपने परिवार के 8 पीढ़ियों के वृक्षों को लगभग खंगाल डाला, इस डर से कि कहीं वे किसी ऐसे पूर्वज को न भूल जाएं जिसका उनसे थोड़ा सा भी संबंध हो। एक परिवार का ऐसा करना इतना चिंताजनक नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि कई परिवार ऐसा ही कर रहे थे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, नी परिवार अकेले ही इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पहले नी परिवार को महीने में एक भी निमंत्रण नहीं मिलता था। अब उन्हें प्रतिदिन 10 या 20 निमंत्रण मिलने लगे। कुछ ही दिनों में उनका कमरा लगभग निमंत्रणों से भर गया था और रखने की जगह ही नहीं बची थी। स्वयं नी परिवार के सदस्य भी अपने साथियों के साथ दोस्ती करने के बहाने हर दिन शराब पीने के लिए जाने लगे थे। हालांकि वे एक असभ्य व्यक्ति थे जिन्हें शराब पीना और दावतें करना पसंद था, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे इन दैनिक निमंत्रणों के पीछे की असली वजह समझते थे। समय के साथ दंपति इतने सतर्क हो गए कि वे मुश्किल से ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। परिणामस्वरूप लोगों के इस समूह ने अपना ध्यान नी मानेकशॉ की ओर मोड़ लिया। अपने बचपन में सभी युवतियां घनिष्ठ सहेलियों की तरह एक साथ पली बड़ी थीं। कुछ की शादी हो गई थी, जबकि कुछ अविवाहित रहीं। जिन युवतियों का नी मानेकशॉ से कोई न कोई संबंध था, उन्हें या तो उनके अपने परिवार या ससुराल वालों का स्नेह प्राप्त था। ऐसा लगता था मानो इन युवतियों को पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता था। और इस तरह अनेक युवतियों और नवविवाहित महिलाओं की बढ़ती संख्या के कारण नी मानेकशॉ भी अभिभूत हो गईं। उस समय वह प्रसवोत्तर विश्राम के एक महीने में थी। इतने सारे लोगों को उससे मिलने की इच्छा जताते हुए सुनकर उसे यह बात बेहद विडंबनापूर्ण लगी। उस समय जब मैं उसके साथ थी, कितने लोग मुझ पर हंसते थे। अब जब हम खुशी खुशी साथ हैं, तो ये सब हमारे चारों ओर क्यों मंडरा रहे हैं। डोंगर को भी लगा कि उसकी मालकिन सही थी। बिल्कुल, उसने कहा, जब तुमने उस समय मार्क्विस से शादी की थी, तब वह सिर्फ एक गार्ड था। सब हम पर हंसते थे, लेकिन अब मार्क्विस तो मार्क्विस है, और वे बेशर्मी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पाखंड की उन्हें कोई परवाह नहीं। नी मानेकशॉ ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, अगर मैं उन्हें नहीं देखना चाहती तो नहीं देखूंगी। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंग एयर ने अपना सिर झुकाया और बिना कुछ और कहे केवल ओह बुदबुदाए। 13 अक्टूबर को पूर्णिमा के भोज के दिन मार्क्विस हवेली लालटेन और रंगीन झंडों से सजी हुई थी। दरबार के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी, चाहे वे नागरिक हो या सैन्य अधिकारी, फिलहाल अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण ढंग से मिल रहे थे। मार्क्विस हवेली छोटी नहीं थी और भोज कक्ष बहुत विशाल था। नी मानेकशॉ ने स्वयं अपने बेटे के लिए आयोजित पूर्णिमा भोज की देखरेख की और सुनिश्चित किया कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। इस अवसर पर सम्राट ने अपना आदेश देने के लिए एक दूत भेजा। उन्होंने अपने पुत्र को राजकुमार की उपाधि प्रदान करने हेतु जिया टिंगफेंग की याचिका को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया और बधाई के रूप में अनेक उपहार भी दिए। घनी भीड़ घुटनों के बल बैठकर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आगे आई। जिया टिंगफेंग ने स्वयं शाही आदेश स्वीकार किया और किन्नरली के सहारे खड़े हो गए। हिजड़ाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्क्विस, बधाई हो, बधाई हो। महाराज आपके कुलीन परिवार में एक नए युवा स्वामी के आगमन से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है, मार्क्विस, आप उसका अच्छे से पालन पोषण करें, ताकि एक दिन वह राज्य का स्तंभ बना रहे। शिया टिंगफेंग ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और ली किन्ना, आपके प्रयासों के लिए भी धन्यवाद। इतना कहकर उन्होंने किसी को ली शेंगन को बैठने के लिए आमंत्रित करने और चाय परोसने का आदेश दिया। ली शेनगान मना नहीं कर सका। मार्क्विस के प्रति सम्मान के नाते थोड़ी सी चाय पीने में कोई बुराई नहीं थी। आखिर यह चाय थी, शराब नहीं। अगर यह शराब होती तो वह इसे पीने की हिम्मत नहीं करता, चाहे उसकी जान ही क्यों न दांव पर लगी हो।
और इसलिए आधा कप चाय पीने के बाद ली शेनगान जल्दी से वहां से चली गई। पूर्णिमा की दावत जारी रही। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग जिया निवास के लोगों को और भी अधिक सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। आखिरकार ये सम्राट द्वारा सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सामने स्वयं प्रदर्शित समर्थन था। यदि कोई उनकी कृपा पाने की कोशिश न करे तो क्या वह उन्हें नाराज करने की हिम्मत करेगा। पूर्णिमा की रात के भोज के बाद नी मानेकशॉ को स्वस्थ होने में कुछ और समय लगा और उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ। बेटे के जन्म के बाद से पति के सहयोग से वे राजधानी की संभ्रांत महिलाओं के बीच एक उभरती हुई स्टार बन गई थीं। चाहे किसी महिला के घर पर चाय चाय का कार्यक्रम हो या फूलों का दर्शन, सभी उन्हें आमंत्रित करने में प्रसन्न होती थीं। हालांकि नी मानेकशॉ को इन समारोहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 निमंत्रणों में से केवल 2 या 3 में ही जाना उनके लिए काफी माना जाता था। धीरे धीरे जो लोग उन्हें नहीं जानते थे, उन्होंने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया। महल के बाहर शांति और सद्भाव का माहौल था, वहीं महल के अंदर के दिन भी काफी रोचक थे। अक्टूबर के बाद और सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ती गई। 6 महलों का प्रबंधन करने वाली महारानी शेहौर भी कुशल हो गईं। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आया, उन्होंने पिछले अनुभवों से सीखते हुए बड़े और छोटे कई भोजों का आयोजन उचित रीति रिवाजों के साथ किया। झाओ जुन्याओ को इसकी जानकारी संयोगवश मिल गई और उन्होंने उनकी 2 बार प्रशंसा की। उस पल से वह अजेय हो गईं। उन्होंने आंतरिक मामलों के मंत्रालय को पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से लिया। अपनी छोटी मोटी योजनाओं के अलावा उन्होंने किसी को भी हस्तक्षेप करने या कोई चाल चलने की अनुमति नहीं दी। अगर उसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का पता चलता तो महल की दासियों को तुरंत कोड़े मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। कम दर्जे की सम्मानित महिलाओं और दासियों को पदावनत कर दिया जाता था। उच्च दर्जे की रखैलियों के मामले में वह उचित दंड देने से पहले गहन जांच के लिए लोगों को नियुक्त करती थी। उच्च दर्जे की सभी रखैलें अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित रहती थीं। कोई भी मामूली लाभ के लिए अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार कुलीन रानी की कठोर कार्यप्रणाली के तहत हरम वास्तव में पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो गया। शिया रुकिंग भेंट की वस्तुओं की अपनी सूची को देखकर बहुत संतुष्ट थी। ये कुलीन महिला अपने तरीकों में निर्मम और क्रूर हो सकती है, लेकिन वह पूर्व महारानी जितनी घृणित नहीं लगती। वास्तव में वह काफी सीधी सादी है। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ तो मैं साफ साफ बता दूंगी कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। यह मेरे चेहरे पर साफ लिखा है। जब हमारा आमना सामना होगा तो भयंकर लड़ाई तय है। लेकिन महारानी अलग थी। वह मुस्कुराती हुई शेरनी थी, ऊपर से दयालु और परोपकारी दिखती थी, लेकिन पीठ पीछे वार करती थी। इस तरह से देखा जाए तो कुलीन महिला का पलड़ा भारी लगता है। शिया रुकिंग ने अपना आकलन प्रस्तुत किया। इस दौर में कुलीन पत्नी जीत गई। हालांकि वह निश्चित रूप से अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन कम से कम अब उन दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर तो है। हरम की व्यवस्था बेहतर होने से झाओ जुन्याओ भी काफी प्रसन्न थे। इसी कारण वर्ष के अंत के करीब आते ही उन्होंने विशेष रूप से महारानी शेह को कई उपहार देकर पुरस्कृत किया और कहा कि यह हरम के प्रबंधन में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए था। इन उपहारों को पकड़े हुए महारानी शेह ने एक एक करके उन्हें देखा। वह सचमुच उत्साहित थी और वहीं घुटनों के बल बैठ गईं। धन्यवाद महाराज, आपकी उपपत्नी भविष्य में महाराज की चिंताओं को दूर करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेगी। झाओ जुन्याओ मुस्कुराए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे, मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। ये शब्द सुनने में तो विशाल शाही गरिमा से भरे हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ हद तक ठंडेपन का एहसास करा रहे थे। महारानी शेह क्षण भर के लिए अचंभित रह गईं। व्यवहार करना का क्या अर्थ है? उसके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। क्या वह और उसकी चचेरी बहन सचमुच इस हालत तक पहुंच गई थीं? तमीज से पेश आना। लेडी जिया ने कभी तमीज से पेश आई ही कब थी? वह औरत तो धूर्त है। गर्भवती हो, प्रसव पीड़ा में हो या मासिक धर्म के दौरान उसने कभी तमीज से पेश आना कब चाहा है? तो फिर जब बात उसकी आती है तो उसे तमीज से पेश आने की क्या जरूरत थी? C773 समान रूप से प्रसिद्धि साझा करना। झाओ जुन्याओ बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। पुरस्कार देने के बाद वह चला गया। कुलीन उपपत्नी शेह दरवाजे के चौखट से टिककर उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रही और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए।
चचेरे भाई, क्या तुम सचमुच निर्दयी हो, या तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं? उसे निर्दयी कहना गलत है, फिर भी उसने बार बार उसे क्षमा किया था, बार बार दया दिखाई थी। उसे स्नेही कहना गलत है, फिर भी वह इतना ठंडा और कठोर था, एक बर्फीले पत्थर की तरह जो कितना भी गर्म करने की कोशिश करे, ठंडा ही रहता था। ओह, चचेरे भाई, डॉट डॉट डॉट। साल का अंत नजदीक आ रहा था। हरम में कुलीन उपपत्नी शेह का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वहीं महारानी शियान को भी विशेष सम्मान मिल रहा था। कुछ समय के लिए वे दोनों बराबर की टक्कर की लग रही थी, कोई भी दूसरे को हल्के में नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि अभिमानी और घमंडी कुलीन उपपत्नी शेह को जिया रुकिंग से बेहद चिढ़ होने लगी थी। वो एक साधारण उपपत्नी अपनी नजरों में एक नीच व्यक्ति को अपने बराबर का दर्जा पाने की आकांक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए अपनी उच्च स्थिति का लाभ उठाते हुए वो जिया रुकिंग की हर छोटी छोटी बात में कमी निकालने और उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती थी। शिया रुकिंग इन सब बातों को मामूली समझती थी और इसलिए सब कुछ सह लेती थी। आखिरकार किंग्या निवास में अब अपनी एक छोटी रसोई थी। अब उसके भोजन का प्रबंध शाही रसोई द्वारा नहीं किया जाता था। एकमात्र क्षेत्र जहां वह अभी भी कुलीन उपपत्नी के प्रभाव में थी, वह आंतरिक मामलों के मंत्रालय से मिलने वाली उसकी आपूर्ति से संबंधित था। एक रानी के पद के लिए आपूर्ति तय थी। यहाँ तक कि कुलीन उपपत्नी शेह भी अपने हिस्से में कटौती करने की हिम्मत नहीं करती थी, इसलिए शिया रुकिंग को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। केवल जीसू और उनकी सेवा में लगे अन्य लोग ही आक्रोश से भरे हुए थे। जिया रुकिंग की लंबे समय तक सेवा करने के कारण वे स्वभाव से सतर्क थे और जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलते थे। इसलिए उनका जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। जब शिया रुकिंग को लगा कि यह शांति जारी रहेगी, तभी उसके बच्चों की दाई, जो सुबह तक ठीक थी, दोपहर तक उल्टी और दस्त से पीड़ित होने लगी। उसी क्षण जिया रुकिंग को एहसास हुआ कि वो कितनी भोली थी। आखिर चल क्या रहा है? ZU, क्या तुमने इसकी जांच की है? ZU ने तुरंत घुटने टेक दिए। महाराज, दाइयों का सारा खाना शाही रसोई से आता है। आज सुबह हमेशा की तरह उन्होंने पौष्टिक चिकन सूप के 2 कटोरे, खून से लथपथ चिड़ियों के साथ काली मुर्गी का एक व्यंजन और जिनसेंग के साथ चांदी के कान वाले कवक का 1 कप खाया। इसके अलावा उन्होंने केवल अंडे, अनाज, चावल, गेहूं के नूडल्स और उबले हुए बन खाए। उन्होंने और कुछ नहीं खाया। शिया रुकिंग अचानक खड़ी हो गई। और कुछ नहीं हुआ, फिर भी उनका ये हाल हो गया। उनकी हालत साफ है कि कोई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूध पिलाने वाली दाइयां बीमार पड़ गईं और उनके पास दूध नहीं था। क्या ये बच्चों की जीवन रेखा काटने के समान नहीं था? कितना घिनौना। महिलाएं स्वभाव से नाजुक होती हैं, लेकिन मां मजबूत होती है। शिया रुकिंग बाकी सब कुछ सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चों के मामले में नहीं। वो उनके प्रति जरा सी भी शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई जाओ, शाही चिकित्सक को बुलाओ। हमें इस बीमारी के कारण की पूरी तरह से जांच करनी होगी। ये कहकर वह अपने दल के साथ क्रोधित होकर शाही रसोई की ओर चल पड़ी। वो महारानी शियान थी, जिन्हें तत्कालीन सम्राट ने स्वयं द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया था। उनके 3 पुत्र और 1 दर्जन से अधिक राजसी दासियों और हिजड़ों का दल था। इस बार वह अपने साथ 8 दासियों को लाई थी, जिनमें से 4 दोनों और थे, और वे अत्यंत प्रबल गति से आगे बढ़ रही थीं। शाही रसोई में पहुंचते ही सेवक है तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। अरे वाह, महारानी शियान यहाँ आकर हमें सम्मानित कर रही हैं। आपसे पहले मिलने के लिए बाहर न आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये चांगशो लोगों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे। महारानी के शासनकाल में वे अडिग रहे थे। अब जब कुलीन उपपत्नी सत्ता में थी, तब भी वे खूब तरक्की कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शिया रुकिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पहले नमस्कार न करने के लिए माफी। मैं ऐसी शिष्टाचार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। शाही रसोई में आए हुए मुझे बहुत समय हो गया है। ऐसा लगता है जैसे अब इसका कोई नया मालिक है। उसके शब्दों का निहितार्थ गहरा था। जो लोग समझते थे, वे स्वाभाविक रूप से समझ जाते। सेवक तुरंत हंस पड़ा। हम मजाक कर रहे हैं। मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। शिया रुकिंग ने पलटवार करते हुए कहा, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। जब तक तुम दंड विभाग पहुंचोगे, तब तक तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इतना कहते ही उसने तुरंत आदेश दिया, पुरुषों, तलाशी लो। हाँ, ZU और अन्य लोगों को आदेश मिल गया।
जैसे ही वे नन्हे हिजड़ों को तलाशी के लिए शाही रसोई में ले जाने वाले थे, अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। रुको! शिया रुकिंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वो कुलीन उपपत्नी शेह थी। वह मन ही मन हंस पड़ी। ये है तो आखिरकार हमारा टकराव हो ही गया। मेरी प्रिय उपपत्नी बार बार मेरी कमियां निकाल रही थी। मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब आखिरकार हमारा टकराव हो ही गया। अच्छा, अगर तुम निर्दयी हो तो मुझे अन्याय का दोषी मत ठहराना। तुमने पहले मेरे बेटों का भोजन छीना था, ये तो बस जैसे को तैसा है। जिया रूकिंग ने व्यंग्य किया। महारानी आ रही हैं। एक नन्हे हिजड़े ने घोषणा की। यह महारानी महान महारानी को प्रणाम करती है। जिया रुकिंग ने झुककर अभिवादन किया। यंग कियू के हाथ का सहारा लेकर कुलीन उपपत्नी शेह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने झुकी हुई महारानी शियान को देखा और उन्हें उठने के लिए कहे बिना ही व्यंग्य से कहा, शाही रसोई में ऐसा क्या हुआ होगा कि महारानी शियान को खुद दौड़कर आना पड़ा। ये चांगशों, तुरंत बोलो। कुलीन उपपत्नी शेह ने कमरे का बारीकी से जायजा लिया और ठंडे लहजे में आदेश दिया। बोलने के बाद वो मुड़ी और बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ ली। हे चांगशो ने महारानी जियान की ओर एक नजर डाली और कोई विकल्प न देखकर किंग्या निवास में घटी हर बात का ब्यौरा दे दिया। जब वह बोलकर समाप्त कर चुके थे, तभी महारानी ने महारानी जियान की ओर रुख किया। आश्चर्य और झुंझलाहट का नाटक करते हुए उन्होंने अपना माथा पीट लिया। अरे बाप रे, ये तो मेरी गलती है। मैं अपनी बहन को उठने के लिए कहना ही भूल गई। महारानी जियान, मेरी प्यारी बहन, कृपया उठिए। शिया रुकिंग ने कोई बहस नहीं की, बस धीमी आवाज में हाँ कहा और खड़ी हो गई। कुलीन उपपत्नी शेह अपनी कुर्सी पर अत्यंत प्रसन्नता से बैठी थीं। तो क्या हुआ अगर उसे तरजीह दी जाती है? आखिर में उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। ये सोचकर वह मुस्कुराई और बोली, अगर ये बात सच है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहन, आप वापस जाकर इंतजार कर सकती हैं। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगी और आपको न्याय दिलाऊंगी। शिया रुकिंग ने अचानक ऊपर देखा, उसकी निगाहें तेज थीं। कोई जरूरत नहीं है, महारानी जी। अगर आप जांच करना चाहती हैं, तो अभी कीजिए। ये तो बस शाही रसोई की तलाशी है, जल्दी हो जाएगी। अगर महारानी जी के पास पर्याप्त लोग न हो, तो मेरे साथ आए सभी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। कृपया तुरंत तलाशी शुरू कीजिए। उसका रुख कुछ ज्यादा ही दृढ़ था। कुलीन उपपत्नी शेह कुछ नाराज हो गई। क्या महारानी शियान को इतनी जल्दी है? मैंने कहा है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, और मैं निश्चित रूप से दिलाऊंगी। शिया रुकिंग निडर होकर न तो चापलूसी से बोली और न ही अहंकार से। ये बहुत जरूरी है। मेरे दोनों बच्चे भूख से रो रहे हैं और उन्हें दूध पिलाने के लिए कोई दाई भी नहीं है। जाहिर है, मैं चिंतित हूँ। यह इतना गंभीर मामला है, फिर भी महारानी जानबूझकर देरी कर रही हैं। आपके इरादों पर संदेह होता है। चूंकि उसने अंत तक लड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए जिया रुकिंग आसानी से हार नहीं मानेगी। कुलीन उपपत्नी शेह क्रोधित हो उठी। ठीक है, महारानी शियान, आपकी बात सही है। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूँ। शाही रसोईघर इस समय मेरे प्रबंधन में है। अगर कुछ भी अनुचित पाया जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से मेरी गलती होगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पाया जाता है, महारानी शियान, मेरी प्यारी बहन, तो आप एक कुलीन महारानी की बदनामी करने की दोषी होंगी और आपको तख्ते पर बैठने की सजा भुगतनी पड़ेगी। महारानी शियान, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? शिया रुकिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ दृढ़ता से कहा, मेरे पास है। कृपया आगे बढ़ें। कुलीन उपपत्नी शेह ने अपनी आस्तीनें झटकते हुए जोर से आदेश दिया, सब लोग मेरी बात सुनो। पुरुषों, तलाशी लो, एक भी कोना मत छोड़ना। बारीकी से तलाशी लो। हाँ, महल की सभी दासियां और हिजड़े जवाब में घुटने टेक दिए। सबकी आंखों के सामने शाही रसोई की तलाशी शुरू हो गई। सी 774। कुलीन उपपत्नी शेह ने जिया रुकिंग को एक फीकी निगाह से देखा और उपहास किया। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हम में से कोई भी हस्तक्षेप न करे। शाही रसोई के लोग ही तलाशी लें। क्या तुम्हारी हिम्मत है? शिया रुकिंग हंस पड़ी। हम मजाक कर रही हैं। जैसा कि सब जानते हैं, महाराज 6 महलों की देखरेख करते हैं, और शाही रसोई भी उनमें से एक है। जब महाराज में इतनी हिम्मत है, तो मैं क्यों डरूं? कुलीन उपपत्नी शेह ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, और कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना आदेश दिया, जिफू महल और किंग्या निवास के लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं है, उन्हें वापस जाने के लिए कहो।
इतना कहकर उसने जिया रुकिंग पर विजयी नजर डाली। शिया रुकिंग ने भी कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ी रही। जैसे ही माहौल शांत हुआ, बाहर से एक छोटे हिजड़े ने आवाज लगाई, हिजड़ा ली यहाँ है। कुछ ही देर बाद ली शेनगान अपने कुछ भरोसेमंद युवा शिष्यों के साथ हाथ में झाड़ू लिए हुए अंदर आए। दोनों रानियों को बैठे हुए देखकर ली शेनगान ने जल्दी से उन्हें प्रणाम किया। शिया रुकिंग ने कुलीन उपपत्नी शेह की ओर एक नजर डाली और चुप रहा। कुलीन उपपत्नी शेह ने ही उसे उठने का आदेश दिया था। धन्यवाद महामहिम, ली शेनगान ने कहा। कुलीन उपपत्नी शेह ने बस मुस्कुरा दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आज आप यहाँ किस लिए आए हैं, हिजड़े? उसने आगे कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो सम्राट ने काफी समय से शाही रसोई से भोजन नहीं मंगवाया है। उसका स्पष्ट तात्पर्य था, वह निश्चित रूप से सम्राट के लिए भोजन लाने नहीं आया है, इसलिए उसे धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे सच बता देना चाहिए। किन्नली का कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था और उसने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया। सम्राट को जब पता चला कि एक शाही चिकित्सक को किंग्या निवास पर बुलाया गया है, तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने मामले की जानकारी ली। मैंने महाराज को धोखा देने का साहस नहीं किया, इसलिए मैंने पहले किंग्या निवास पर जाकर जांच की और फिर सच्चाई बताई। और फिर मुझे सम्राट ने इस मामले की तह तक जाने के लिए यहाँ भेजा है। आखिरकार शाही वारिसों के खिलाफ साजिश रचना एक गंभीर अपराध था, खासकर सम्राट की सबसे प्रिय संतान के जुड़वा बच्चों के मामले में। इसलिए अपने गुस्से के बावजूद कुलीन उपपत्नी शेह के पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरी खराब प्रबंधन व्यवस्था के कारण ही हिजड़ाली को महाराज को संदेश भेजना पड़ा। उन्हें बता दीजिए कि हम पहले से ही जांच कर रहे हैं और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि इसे पूरी तरह से निपटाया जाए। मैं महारानी शियान के लिए न्याय दिलाऊंगी। उसके शब्द हद से ज्यादा आत्म प्रशंसा और पाखंड से भरे थे। ली शेनगान को भी उन्हें सहन करना थोड़ा मुश्किल लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, जवाब देने में जल्दबाजी न करें। पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करना सबसे अच्छा होगा। कुलीन उपपत्नी शेह उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। उसका सुलगता हुआ गुस्सा स्पष्ट था, फिर भी उसने और कुछ नहीं कहा। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद खोजकर्ता एक एक करके बाहर आने लगे और बारी बारी से कुलीन उपपत्नी शेह को रिपोर्ट देने लगे। महामहिम, हमें शाही रसोई में किसी भी वस्तु में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जी हाँ, मैंने भी इनकी जांच कर ली है और इनमें कोई समस्या नहीं है। जी हाँ, और हमें महारानी जियान द्वारा वर्णित लक्षणों के लिए कोई औषधीय आहार नहीं मिला। शिया रुकिंग ने आंखें घुमाईं। दवा मिला हुआ खाना, बकवास। उल्टी और दस्त तो तुम्हारे परिवार के दवा मिले खाने से होते हैं। उसे बहुत निराशा हुई। कुलीन उपपत्नी शेह कितनी बेशर्म है, खुलेआम सबको धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। शिया रुकिंग ठंडी मुस्कान के साथ कुछ देर और इंतजार करती रही। अचानक एक छोटा हिजड़ा अंदर से बाहर भागा, हाथ में एक थैली लिए हुए चिल्लाया, कुलीन महारानी और महारानी शियान को सूचना दें, इस सेवक को एक दवा की थैली मिली है। शिया रुकिंग अचानक खड़ी हो गई। वह दवा की थैली क्या थी? वह कहाँ मिली? जल्दी बताओ। छोटा हिजड़ा हौंफते हुए बोला, श्रीमती शियान को खबर दे रहा हूँ, ये रसोया ली की अलमारी में मिला। पहले ही इस पर एक छोटा ताला लगा हुआ था। नौकर को जिज्ञासा हुई और उसने इसे खुलवाने का आदेश दिया। हमें आश्चर्य हुआ कि यह इस तरह की दवाइयों से भरा हुआ था। शिया रुकिंग का दिल दहशत से धड़क उठा। ये सब उसने आदेश दिया, कोई इसे लेकर आओ और जल्दी से शाही चिकित्सा ब्यूरो जाओ और एक शाही चिकित्सक को बुलाओ। उस शाही चिकित्सक को भी लाओ जिसने अभी अभी दाइयों का निदान किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले की सच्चाई आज सामने आनी ही चाहिए। उसने सोचा, उसे कुलीन उपपत्नी शेह को सबक सिखाना ही होगा, अन्यथा वह और भी बेशर्म हो जाएगी। अपनी किस्मत को तब तक आजमाती रहेगी जब तक कि मेरे पास खड़े होने की कोई जगह न बचे। एक और अगरबत्ती के बराबर समय बीतने के बाद सम्राट के अलावा बाकी सभी जरूरी लोग आ चुके थे। सौभाग्य से ली शेनगान की उपस्थिति के कारण जिया रुकिंग को डर नहीं था। वैसे अगर ली शेनगान वहां नहीं भी होते तो भी उसे डर नहीं लगता। हालांकि वह महत्वाकांक्षी या प्रतिस्पर्धाशील नहीं थी, फिर भी उसने हरम में कई साल बिताए थे। वो तुच्छ चींटी नहीं थी जो रोज अपनी जान की चिंता करती थी। वो निर्धन नहीं थी जो सिर्फ अपनी बुद्धि के सहारे जीती थी। उसके पास उसका भाई मार्क्विस और उसके 3 बच्चे थे जो उसका सहारा थे। उसने दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था।
तो फिर डरने की क्या बात थी। सबसे पहले शाही चिकित्सक लियू पहुंचे। आज उनकी ड्यूटी थी और वही दाइयों की नब्ज जांचने के लिए किंग्या निवास गए थे। औपचारिकताओं का आदान प्रदान करने के बाद शाही चिकित्सक लियू ने तथ्य बताए। महारानी शियान को सूचित किया जाता है कि दाइयों को उल्टी और दस्त हो रहे हैं, जो जहर के लक्षण हैं। हालांकि यह कोई घातक जहर नहीं है, ये जानलेवा नहीं है। इस विनम्र चिकित्सक ने दवा लिख दी है। दिन में 3 बार लेने से वे निश्चित रूप से शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। जैसे ही जहर शब्द का उच्चारण हुआ, उसके बाकी शब्दों को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। शिया रुकिंग चौंक गई। जहर। शाही उपपत्नी शेह भी अचानक खड़ी हो गईं। बकवास। क्या आप बूढ़े हो गए हैं? शाही चिकित्सक। महल में जहर कहाँ से आएगा? यह एक गंभीर मामला है, आपको अच्छी तरह सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर वह ऐसा कहने की हिम्मत करता है। शाही उपपत्नी शेह की निगाहें तीखी और धमकियों से भरी थीं। शाही चिकित्सक कांप उठा, स्पष्ट रूप से भयभीत था, लेकिन बगल में खड़े हिजड़ेली पर एक नजर डालने के बाद उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। बहुत सोच विचार के बाद उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। हाँ, यह जहर है। ली शेनगान इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे स्वीकृति भरी नजर से देखा। शाही चिकित्सक का तेजी से धड़कता दिल तुरंत शांत हो गया। उसके बाद जहर की पहचान करना, संदिग्धों को पकड़ना और उन्हें हिरासत में लेना, ये सभी प्रक्रियाएं असाधारण रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ीं। शाही उपपत्नी शेह भयभीत थी। जब वह शाही रसोई से निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह अपनी गर्म पालकी में भी नहीं बैठना चाहती थी, बल्कि अपने लबादे में लिपटी हुई शाही उद्यान से धीरे धीरे वापस चलना पसंद करती थी। कोई पीछे से आकर उसके पास पहुंचा, वो जिया रुकिंग थी। कुलीन उपपत्नी शेह को ऐसी हालत में देखकर वह आगे बढ़ी और व्यंग्य से बोली, कुलीन महारानी, आप तो काफी परेशान लग रही हैं। कुलीन उपपत्नी शेह की बादाम जैसी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। शिया रुकिंग, तुम नीच हो। शिया रुकिंग ने घबराहट का नाटक करते हुए 2 कदम पीछे हटकर डर के मारे अपनी छाती थपथपाई। अरे महारानी जी, मेरी बड़ी बहन, आप अपमान का सहारा क्यों ले रही हैं? शाही रसोई के वे 2 नीच बदमाश, क्या वे कल्पना से परे सबसे भ्रष्ट लोग नहीं हैं? आज ऐसे अभिशाप से छुटकारा पाने के बाद क्या महारानी जी खुश नहीं हैं? कुलीन उपपत्नी शेह इतनी क्रोधित थी कि उसे लगा जैसे वो खून की उल्टी कर देगी। खुश हो, लेडी जिया, आपकी योजनाएं वाकई प्रभावशाली हैं। आपने भले लोगों को फंसाने के लिए कोई अज्ञात जहर गढ़ा, और फिर भी आप इतनी धृष्टता दिखा रही हैं। शिया रुकिंग भी भड़क उठी। अच्छे लोग, महारानी जी, आपके मापदंड सचमुच बहुत निचले स्तर के हैं। अगर दाइयों को भी नुकसान पहुंचाने वाले लोग अच्छे माने जाते हैं, तो इस दुनिया में कोई खलनायक बचा ही नहीं। क्या आप सहमत नहीं हैं, महारानी जी? कुलीन उपपत्नी शेह क्रोध से घुट रही थी, वह अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने अंत में अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा, शिया रुकिंग, तुम बस प्रतीक्षा करो। C775 उदास। कुलीन उपपत्नी शेह के क्रोधित प्रस्थान को देखकर जिया रुकिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह पूरी तरह से अचंभित थी। आखिर गलत काम करने वालों में इतना आत्मधर्मी होने का दुस्साहस कब से आ गया? हालांकि शाही रसोई घर हमेशा से सम्राट का अधिकार क्षेत्र रहा था, लेकिन कुलीन उपपत्नी शेह महत्वाकांक्षी थी और उसे महारानी का समर्थन प्राप्त था। उसके लिए अंदर 1-2 जासूस भेजना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा हे चांगशों अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क स्वभाव का था। वो कभी भी उन मामलों में दखल नहीं देता था जो सीधे उसके सिर पर न पड़ते हों, इसलिए वह अपनी स्थिति को लेकर बहुत सावधान था। उसे इस घटना की जानकारी जरूर रही होगी। उसने जानबूझकर अनदेखी की। आखिर दाइयों के खाने पीने का काम इतना महत्वपूर्ण तो नहीं था कि इसके लिए मुख्य प्रबंधक के व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता पड़े। तो जिया रुकिंग ने चारों ओर देखा, उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। इस हरम के लोग, वह वापस किंग्या निवास की ओर चल पड़ी। अपने कमरे में नर्म सोफे पर बैठते ही जिया रुकिंग ने गहरी सांस ली। जेडयू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामला सुलझ गया है, महाराज। आप अभी भी इतने परेशान क्यों हैं? शिया रुकिंग ने अपना लबादा उतारकर जीयूए को देते हुए बेबसी से कहा, पहले इस महल में मैं महज एक छोटी सी चींटी थी। उस समय मैं मृत्यु से भी डरती थी और जीवन को भी बहुत महत्व देती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि कितना अच्छा होता अगर मुझे अपनी जान की चिंता न करनी पड़ती, जी भरकर खाना खाती, गर्म कपड़े पहनती और आराम से रहती।
लेकिन अब जब मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे कभी चाह थी, तो अफसोस उतना आनंद नहीं जितना मैंने सोचा था, बल्कि ये कुछ हद तक थका देने वाला है। ऐसा क्यों? शिया रुकिंग को समझ नहीं आ रहा था। जीसू चाय लेकर आई, खुद ही चाय डाली और फिर बोली, महाराज आप थके हुए होंगे, थोड़ा आराम क्यों न करें? मैंने सुना है कि मार्क्वेस के छोटे वारिस का 1 महीने का उत्सव हो चुका है और आपने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। महल से बाहर घूमने क्यों न जाएं? महल छोड़ दें। जिया रुकिंग ने कुछ देर तक अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर अचानक सिर हिलाया। अच्छा विचार है। तुम तैयारी करो, हम कल महल छोड़ देंगे। महामहिम। जी यूई ने जीसू को घूर कर देखा और तुरंत सलाह दी, महामहिम, साल का अंत नजदीक आ रहा है और मौसम भी अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी होने वाली है। क्यों न हम मौसम के सुधरने तक इंतजार करें? शिया रुकिंग ने खिड़की खोली और बाहर आसमान की ओर देखा। सचमुच काले बादल घने थे, मानो क्षितिज पर स्याही की लहरें उठ रही हों और किसी भी क्षण नीचे गिरने को तैयार हों। यह एक घुटन भरा दृश्य था। सच में बर्फ गिरने वाली है, उसने धीरे से कहा, फिर बोली, तो चलो नहीं चलते? शिया रुकिंग थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। जेडयू ने तुरंत फिर से सलाह दी, महाराज, जब बर्फ गिरती है तो शाही उद्यान में लाल बेर के फूल खिलने लगते हैं, आपको ये बहुत पसंद था। और पहले जब भी बर्फ गिरती थी, आप हमें बर्फ के पुतले बनाने के लिए ले जाते थे। आप तो हमसे पुतलों को सजाने के लिए स्कार्फ और रुमाल भी लाते थे। क्या आप भूल गए? कल क्या हम साथ चलें? जेडयू ने धैर्यपूर्वक आग्रह किया। शिया रुकिंग ने कमजोरी से सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। अगर कल मौसम खराब हुआ तो मैं महल में ही सो जाऊंगी। महमहिम। जेडयू और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिया रुकिंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस करो, तुम सब जा सकते हो। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। हाँ। जेडयू और जीसू ने उसे कंबल उड़ाया और जाते समय धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। शिया रुकिंग उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देखती रही, उसका दुख और गहराता चला गया। कुछ देर सोच में डूबी रहने के बाद उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्या हो गया है? क्या ये प्रसवोत्तर अवसाद है? आधुनिक युग में जब मैं इंटरनेट चलाती थी, तब अक्सर प्रसवोत्तर अवसाद के बारे में खबरें देखती थी। मैंने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आखिर यह मेरे लिए मायने ही नहीं रखता था। लेकिन अब मैं खुद, दिन भर मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, मेरा दिल खाली सा लगता है। अपने 2 बच्चों के साथ भी मुझे उनकी देखभाल करने के अलावा और कुछ करना नहीं आता। खाना खिलाना, स्तनपान कराना, नहलाना, डायपर बदलना, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस यहाँ बैठकर देखना होता है। तो अब मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, किसी चीज में कोई रुचि नहीं होती। क्या सच में मैं अवसाद से पीड़ित हूँ? ओह नहीं, सब खत्म हो गया। प्राचीन काल में उन्नत चिकित्सा ज्ञान नहीं था। अगर मुझे सच में ये बीमारी है, तो शायद मैं मर जाऊंगी। एक और आह भरते हुए जिया रुकिंग का दिल और भी टूट गया। वह चाय तक नहीं पी सकी। वो खिड़की के पास नर्म सोफे पर लेटी रही, अपने उलझे हुए विचारों में खोई हुई। जैसे ही उसने 38वीं बार आह भरी, किसी ने बाहर से दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। शिया रुकिंग थोड़ी अधीर हो गई। क्या मैंने तुम सबको जाने के लिए नहीं कहा था? झाओ जुन्याओ के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने गला साफ किया और फिर गहरी आवाज में बोले, आप किसे जाने के लिए कह रहे हैं? अरे सम्राट। जिया रुकिंग चौंक गई और जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह आगे की ओर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह धरती माता को चूमने ही वाली हो। सौभाग्यवश झाओ जुन्याओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका कॉला पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। जल्दी क्या है? उसने पूछा। किंग किंग, तुम पहले से ही 3 बच्चों की माँ हो। झाओ जुन्याओ पूरी तरह से असहाय था। हालांकि उसके शब्द शिकायत भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर बेटी के प्रति अत्यधिक स्नेह का भाव था, जिसमें डांट का कोई संकेत नहीं था। लेकिन शिया रुकिंग ने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। वह डर के मारे कांप रही थी और उसकी बाहों में सिमटकर कांपते होठों से बोली, अगर मैं अभी सचमुच मुंह के बल गिर जाती, तो मेरी नाक चकनाचूर हो जाती। इतना कहकर उसने अपनी नाक को छुआ भी। झाओ जुन्याओ ने उसे घूर कर देखा। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। इतना कहकर उसने उसे आराम से सोफे पर बिठा दिया। उसने उसके चारों ओर कंबल ओढ़ाया, फिर खड़ा हुआ
उसकी बची हुई आधी कप चाय एक ही घूंट में पी गया और पूछा, अब बताओ पहले क्या गड़बड़ थी। शिया रुकिंग को अपनी बची हुई चाय पीते देख शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जल्दी से उठकर उसके लिए एक नया कप चाय डालने गई। महाराज, आपकी उपेक्षा करना मेरी गलती है। झाओ जुनयाओ ने उसके हाथ में दी हुई सुगंधित चाय को देखा। उसने संतुष्टि से उसके सिर पर थपथपाया। तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है। मैं यहाँ तक प्यास से बेहाल होकर आया हूँ और अब जाकर तुमने मुझे एक कप गर्म चाय पिलाई है। शिया रुकिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। महाराज, मैं खुद भी काफी निराश महसूस कर रही हूँ। झाओ जुन्याओ ने चाय की चुस्की ली और अपने सवाल जारी रखते हुए कहा, तो अभी क्या गड़बड़ हुई थी? तुम लगातार आहें भर रहे थे। क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई थी? शिया रुकिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। महाराज, क्या यह आज की कुलीन उपपत्नी शेह के मामले की वजह से है? झाओ जुन्याओ ने पूछा। शिया रुकिंग एक पल के लिए अचंभित रह गई और फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, तो फिर क्या बात है? उसने जोर देकर पूछा। आपके घर वालों ने बताया कि आप इन दिनों काफी उदास महसूस कर रहे हैं। क्या आप बीमार हैं? शिया रुकिंग ने अचानक ऊपर देखा। उसे कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? क्या उसे अवसाद के बारे में पता हो सकता है? नहीं, यह असंभव है। वह प्राचीन काल का है, उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा। छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं इसका जिक्र न करूं। शिया रुकिंग ने फिर से अपना सिर हिलाया। महाराज, मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे बस थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। और फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस आलस और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ये सुनकर झाओ जुन्याओ कुछ पल सोच में डूबे रहे। फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। किंग किंग, तुम महल से बाहर जाने के लिए तरस रही होगी। कैसा रहेगा, कल मैं तुम्हें दक्षिण उद्यान में फूल देखने ले जाऊं। C-776 दक्षिणी उद्यान में एक संक्षिप्त प्रवास। जिया रुकिंग, सम्राट जी, आप मुझे सचमुच समझते हैं। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन झाओ जुनयाओ के चेहरे पर आशा और उत्साह देखकर वह अवाक रह गई और बस इतना ही कह पाए। ठीक है, लेकिन मौसम को देखते हुए मुझे डर है कि कल बर्फबारी होगी। सम्राट, क्या आप फिर भी मुझे स्वीकार करेंगे? झाओ जुन्याओ ने उसके कान में धीरे से हंसते हुए कहा। बिल्कुल, हम न केवल जाएंगे, बल्कि कुछ दिनों के लिए रुकेंगे भी। हम किंग किंग में। उसने मोहित निगाहों से उसे निहारा। उसकी निगाहों में उमड़ता स्नेह धीरे धीरे उसे अपने वश में कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर सबसे गर्म पंखों से लिपटा हुआ हो, जो उसे पूरी तरह से गर्म कर रहे हों। गर्मी से धीरे धीरे उसका मुंह और जीभ सूखने लगी, और चेहरा लाल हो जाने पर उसके पास सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सम्राट, आप क्या करने की सोच रहे हैं? जब झाओ जुन्याओ ने उसे शर्माते और अपना सिर नीचे करते देखा, मानो वह खिलती हुई जल लिली की तरह शर्मीली हो, तो अचानक उसका अपना गला सूख गया। उत्साह, जोश और खुशी उसके दिल, उसके खून, उसके अंगों और हड्डियों तक में उमड़ पड़ी और उछल पड़ी। बेशक इच्छाओं का एक जबरदस्त ज्वार भी था। वह इच्छा सचमुच बहुत तीव्र थी, जो धीरे धीरे उसे आग में झुलसा रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं और उसने जिया रुकिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास एक चुंबन दिया। उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, मैं स्वाभाविक रूप से वही करना चाहता हूँ जो करना आवश्यक है। किंग किंग, क्या तुम नहीं चाहती? उसने अगस्त की 16 तारीख को बच्चे को जन्म दिया था, और अब 12वें चंद्र महीने के मध्य में पूरे 4 महीने बीत चुके थे। हालांकि काफी समय बीत चुका था, फिर भी उन्होंने शाही चिकित्सक से पूछ लिया था। उसके 2 बच्चे थे और उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था। 1.5 साल का आराम भी उसके लिए ज्यादा नहीं होगा। इसलिए झाओ जुनयाओ ने अब तक उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब वह दूसरी महिलाओं की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। वह एक स्वस्थ व्यक्ति था। अगर वह खुद को और ज्यादा रोकता तो पागल हो जाता। शुरू में उसने रिहाई के लिए किसी दूसरी महिला को ढूंढने पर विचार किया था। भले ही यह सिर्फ एक तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही क्यों न हो, कोई भी चलेगी। लेकिन जब भी वे कपड़े उतारकर नग्न हो जाती और उसके सामने लेट जाती, तो उसके मन में हमेशा किंग किंग की छवि उभर आती थी। या फिर किंग किंग के चेहरे पर दिख रही पीड़ा भरी अभिव्यक्ति। उसके बाद कुछ नहीं बचा। किंग किंग के बिना वो किसी और के साथ सोने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इससे युवा सम्राट पागल हो रहा था। ये निस्संदेह उसके बचपन से लेकर आज तक की सबसे क्रूर सजा थी।
वह सम्राट था जिसके पास 3000 सुंदरियों का हरम था। महिलाओं की संख्या के मामले में महान चू राजवंश में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। कोई और, चाहे वह कितना भी व्यभिचारी क्यों न हो, अपने घर में सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों महिलाओं को नहीं रखेगा। इसलिए जहाँ कोई और होता तो निराशा से पागल हो जाता, उसके लिए यह संभव ही नहीं था। उसकी बारी ही नहीं थी। पर अब झाओ जुन्याओ ने अपने माथे की मालिश की और आकाश की ओर देखा। गहन चिंतन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सच में कुछ बातें समय से पहले नहीं कहनी चाहिए। तभी जिया रुकिंग ने सहानुभूति भरी नजरों से उसकी ओर देखा। सम्राट, मैं अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। शाही चिकित्सक ने कहा है, अधिक परिश्रम न करें। शाही चिकित्सक ने भी कहा, नहीं। इतना कहकर उसने झाओ जुनयाओ को शरारती निगाहों से देखा। उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने कोई शक्तिशाली ताबीज पहन रखा हो, मानो कह रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम क्या कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे मजबूर कर सकते हो। झाओ जुन्याओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। किंग किंग, तुम जो अनुमति देती हो या मना करती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही निर्णय लेने वाला हूँ। शिया रुकिंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। सम्राट, आप मेरी सेहत की अनदेखी तो नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, किंग किंग, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर झाओ जुनयाओ ने अपने बाल बिखेरे और चली गई। उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखकर जिया रुकिंग पूरी तरह से भ्रमित महसूस कर रही थी। खैर, कोई बात नहीं, उसने सोचा। वैसे भी वह थकी हुई थी, थोड़ी देर सो लेगी और बाद में इस बारे में सोचेगी। उसी शाम बाद में जब शिया रुकिंग की नींद खुली, तब तक आसमान में शाम के अंधेरे का रूप ले चुका था। जेडयू और जीसू कुछ सामान पैक कर रही थीं। शिया रुकिंग उठी, सोफे पर बैठ गई और पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जीसू जल्दी से समझाने के लिए आगे बढ़ी। महामहिम, सम्राट ने आदेश दिया है कि वे आपको कल दक्षिण उद्यान में ले जाएंगे। उन्होंने हमें अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए कहा है। शिया रुकिंग दंग रह गई। उसने सोचा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। अचानक, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसने तुरंत आदेश दिया, अगर ऐसा है तो जल्दी करो। द लिटिल प्रिंसेस में बहुत कुछ है, कुछ भी मत चूकना। इतना कहने के बाद वह जूते पहनने की जहमत भी नहीं उठाए और तेजी से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। सौभाग्यवश जेडयू ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। महामहिम, सम्राट ने केवल इतना कहा था कि वह आपको ले जाएंगे, यह नहीं कहा कि तीनों राजकुमार भी साथ जा सकते हैं। क्या? इस बार शिया रुकिंग सचमुच हैरान रह गई। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, क्या ये कोई गलती हो सकती है? मैं महल में बच्चों को छोड़कर कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? सम्राट ने कहा कि भले ही आप सहज महसूस न कर रहे हों, फिर भी आपको सहज रहना चाहिए। सम्राट ने ये भी कहा कि महाराज उदास हैं क्योंकि आप छोटी राजकुमारियों पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार आप जिसे चाहें उसे ला सकते हैं, लेकिन आप केवल छोटे राजकुमारों को नहीं ला सकते। क्या? शिया रुकिंग पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या आपको यकीन है? दरवाजे के बाहर से एक गहरी आवाज आई, मैं कुछ कर रहा हूँ। काले लबादे में लिपटी झाओ जुनयाओ हवा के झोंके की तरह अंदर आ गई। किंग किंग, तुम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी, है ना? वे राजकुमार हैं, उन्हें अत्यधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए। शिया रुकिंग ने पश्चिम कक्ष में झूलते हुए पालने की ओर देखा, फिर झाओ जुन्याओ की ओर वापस देखा। अंततः बड़ी अनिच्छा से उसने सिर हिलाया। झाओ जुनयाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। शाबाश। शिया रुकिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अगली सुबह महल के बाहर पहले से ही कई गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। जिया रुकिंग, जेडयू और जीसू के साथ और साधारण सामान से भरे 2 बक्सों के साथ दक्षिण उद्यान की ओर जाने वाली गाड़ी में सवार हो गईं। दक्षिण उद्यान तक की यात्रा में धीमी गति से चलने पर भी आधा दिन लग जाता। इसलिए उस सुबह जिया रुकिंग की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि एक सज्जन की बाहों में झपकी लेना थी। गाड़ी धीरे धीरे हिल रही थी और जिया रुकिंग मदहोश होकर गहरी नींद में सो रही थी। सम्राट, आपने कहा था, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? झाओ जुन्याओ ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने गाल को छुआ। किंग किंग, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। शिया रुकिंग ने फिर से ऊँधते हुए कुछ बुदबुदाया। माफी मांगने का क्या फायदा? आप और आपकी पत्नी बचपन के प्रेमी प्रेमिका के रूप में साथ पले बड़े हैं। भले ही वह कोई गंभीर गलती कर दे, आप उसे माफ कर सकते हैं।
तुम बार बार उसकी गलतियों को अनदेखा करते हुए उसे छूट देते हो। दूसरों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति आप उदासीन हैं। सम्राट, मैं ऊपरी तौर पर भले ही कहूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे बहुत तकलीफ होती है। बोलते समय श्रेया रुकिंग ने अपनी छाती पर हाथ पटका। नींद में डूबी होने के कारण उसे लगा कि वह सपना देख रही है, इसलिए उसने बिना किसी रोक टोक के बोलना शुरू कर दिया। जो शब्द वह सामान्यतः बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, वे अब बिना किसी रुकावट के उसके मुंह से निकल रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, महारानी आपकी जन्मदाता माँ हैं। जब वह लोगों को धमकाती हैं तो आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन शाही पत्नी के बारे में क्या? उसे मेरे बच्चों को धमकाने का क्या अधिकार है? सम्राट, मुझे बहुत डर लग रहा है। तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं। मुझे डर है कि मैं उनकी रक्षा खुद नहीं कर सकती। मुझे सचमुच डर लग रहा है। पहले, जब वह अकेली थी, तो सबसे बुरा जो हो सकता था वह ये था कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर मौत तक लड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या, अगर एक दिन सम्राट ने उसकी मदद करना बंद कर दिया, उस पर प्यार जताना बंद कर दिया, तो उसे सचमुच पता नहीं चलेगा कि वह क्या करे। C777, सौभाग्य से मेरे पास तुम हो। श्रेया रुकिंग का डर बढ़ता ही गया। उसका नन्हा सा शरीर उसकी बाहों में एक गेंद की तरह सिमट गया और थोड़ा कांपने लगा। झाओ जुन्याओ ने अत्यंत पीड़ा के साथ उसकी ओर देखा। किंग किंग, तो ऐसा लगता है कि तुम इसी से डरती थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वह इतना हैरान था कि उसने औपचारिकताएं भी भुला दी और सीधे उससे बात करने लगा। जिया रुकिंग को लगा कि वह अभी भी सपना देख रही है। वो बस उसकी बाहों के सबसे गर्म कोने में सिमट गई, फिर थोड़ी सी शिकायत के साथ बुदबुदाई, कहने का क्या फायदा? मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहती। झाओ जुन्याओ फिर हंसे। तुम लड़की, तुम अब भी कितनी नादान हो। हंसते हंसते उसकी आंखों के कोने हल्के लाल होने लगे। उसके बाद उसके दिल में खट्टी मीठी और कड़वी सी अनुभूति हुई। उसके बाल सहलाते हुए उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। वह खुश था, लेकिन साथ ही साथ अपराधबोध भी महसूस कर रहा था। वह उत्साहित भी था और दया से भरा हुआ भी। किंग किंग, मुझे माफ करना। ये हरम बहुत डरावना है। यहाँ तो माँ भी सचमुच माँ नहीं रह गई। लेकिन तुम अब भी तुम ही हो। किंग किंग, मेरी किंग किंग। झाओ जुन्याओ ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसकी खुशबू को बेताब होकर महसूस किया। किंग किंग, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस जीवन में मैंने स्वयं को केवल तुम्हारे प्रति समर्पित किया है। शायद आलिंगन बहुत गर्मजोशी भरा था, या शायद वादा इतना भावुक कर देने वाला था कि जिया रुकिंग धीरे धीरे उसकी बाहों में समा गई। वे दक्षिणी उद्यान में पहुंच चुके थे और वह गहरी नींद में सो गई थी। उसे पहली बार शांति से सोते हुए देखकर झाओ जुनयाओ का उसे जगाने का मन बिल्कुल नहीं हुआ। उसने शान से हाथ हिलाया और उसके नन्हे शरीर को अपने मोटे, गहरे रंग के ड्रैगन पैटर्न वाले लबादे में लपेट लिया। उसने घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी से उतरते हुए उसे स्वयं गोद में उठाया। फिर वह उसे अपने आंगन तक ले गया और अंदर बिठा दिया। ली शेनगान थोड़ा हिचकिचाया। सम्राट, महारानी जियान का प्रांगण तैयार कर दिया गया है। शायद। झाओ जुन्याओ ने इनकार में हाथ उठाया। कोई जरूरत नहीं, एक आंगन ही काफी है। पहले वह अक्सर कई रखेलें अपने साथ लाता था। स्वाभाविक रूप से हर रखेल अपनी तय जगह पर रहती थी और किसी दूसरे के आंगन में जाना मना था। लेकिन अब, जब सिर्फ वे दोनों ही हैं, तो इतनी सारी औपचारिकताओं की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ उसे ही लाया हूँ। हम दोनों का साथ रहना ठीक है। जी हाँ, आपके सेवक समझ गए। ली शेनगान ने उसे समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया और अपने सेवकों के साथ चला गया। झाओ जुनयाओ ने बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण पर भी गौर किया। कमरा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था, चाय अच्छे से तैयार थी, ग्राउंड ड्रैगन की खुशबू से कमरा महक रहा था और एक सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। अचानक उसका दिल गर्म और परिपूर्ण महसूस हुआ, मानो किसी चीज ने उसे पूरी तरह भर दिया हो। शिखर पर अकेलेपन का खालीपन मानो पूरी तरह गायब हो गया था। उसके सामने जो कुछ भी था, वो वास्तविक और स्पर्श करने पर गर्म महसूस हो रहा था। झाओ जुन्याओ मुस्कुराए। ये बहुत बढ़िया है। किंग किंग, तुम सचमुच बहुत बढ़िया हो। उसने अपने कपड़े उतारे और उसके बगल में लेट गया। धीरे से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे पर चुंबन दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका इरादा कुछ देर उसके बगल में सोने का था, लेकिन तभी उसे बाहर से हलचल भरी आवाज सुनाई दी।
आज बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है, आह! इतनी भारी बर्फबारी। बाहर छोटी छोटी नौकरानियों का एक समूह उत्साह से बातें कर रहा था। फिर उसने उन्हें ये कहते सुना, अगर इसी तरह बर्फबारी होती रही तो हम कल सुबह जल्दी एक बड़ा बर्फ का पुतला बना सकते हैं। सिर्फ स्नोमैन ही नहीं, हम स्नोबॉल फाइट भी कर सकते हैं। अरे, बर्फ पर फिसलने के मुकाबले स्नोबॉल फाइट क्या है? मैं तो अपने जूते भी लाया हूँ। सच में? अरे नहीं, मैं अपना भूल गया। अरे अरे अरे, बोलना बंद करो, हिजड़ाली आ रहा है, जल्दी करो। उनके बोलते ही ली शेनगान की कुछ सख्त फटकार भरी आवाज सुनाई दी। छोटी राजमहल की दासियों ने अपनी गलती स्वीकार की और इधर उधर बिखर गईं। झाओ जुन्याओ ने आगे सुनने में रुचि खो दी। वो अपनी बाहों में बंद उस लड़की को देखते हुए सोचने लगा। एक जमाने में वह भी इतनी ही मासूम और बेफिक्र थी। हर दिन वो बस यही सोचती थी, खाने और सोने के अलावा, कभी मदहोश तो कभी लड़खड़ाते हुए, उसे जरा भी डर नहीं लगता था। वो एक छोटी सी नादान बच्ची जैसी थी। बस एक स्वादिष्ट खाना ही उसे लंबे समय तक खुश कर देता था। लेकिन अब उसे मुस्कुराए हुए कितना समय हो गया था। थकी होने पर भी वह सो जाती थी, भूख लगने पर भी वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती थी। जब वह आता था तो वह लंबे समय तक खुश रहती थी। लेकिन उसके जाने के बाद क्या? तब उसका जीवन कैसा होगा? बदनामी झेलना, तंग किया जाना, या बच्चों की चिंता करना, खुद पर शक करना। हा हा, छोटी नादान, तुम सच में नादान हो। मैं भला उन्हें तुम्हें तंग करने कैसे दे सकता था? अब से कोई भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे पता नहीं था कि वो कितनी देर सोई थी। जिया रुकिंग धीरे धीरे जाग उठी। ये नींद वाकई बहुत आरामदायक रही। शिया रुकिंग ने रजाई को गले लगाया और करवट बदली। उसने आराम से अंगड़ाई ली और आलस से पुकारा, जी यूए, जेड यूए जल्दी से बाहर से अंदर भागी। महारानी, आप आखिरकार जाग गईं। आपकी नौकरानी आ गई है। शिया रुकिंग ने अपनी आंखें नहीं खोली, थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, कितना समय हो गया है? क्या दाबाओ ने खाना खा लिया है? क्या शियाओ बाओ अभी भी रो रही है? जी यू एक पल के लिए चौंक गई, फिर जल्दी से उसे जगाया। महाराज, ये दक्षिण उद्यान है, छोटा राजकुमार अभी भी महल में है। आपकी नौकरानी को पता नहीं है। साउथ गार्डन। जिया रुकिंग थोड़ी हैरान हुई, भौहें चढ़ाईं और फिर अचानक अपनी आंखें खोलीं। ओह, अब याद आया, ये साउथ गार्डन है। इतना कहकर वो उठकर चारों ओर देखने लगी। ये कहाँ है? सम्राट कहाँ है? जी यूई मुस्कुराई। ये सम्राट के निवास का सामने का आंगन है। सम्राट इस समय अध्ययन कक्ष में पढ़ रहे हैं। सम्राट ने आपके सेवक को विशेष रूप से यह निर्देश दिया होगा कि आपके जागते ही वो उन्हें सूचना दे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी यूई ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि झाओ जुन्याओ दरवाजे से अंदर आ गया। किंग किंग, जेड यू ने आगे बोलना बंद कर दिया, झुककर प्रणाम किया और फिर चली गई। शिया रुकिंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ झाओ जुनयाओ की ओर देखा। क्या बात है, महाराज? मैं इतनी तेजी से भाग रहा हूँ कि कहीं खो न जाऊं। झाओ जुनयाओ ने उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखकर तुरंत राहत की सांस ली। उसने उसे एक तरफ खींचकर बिठाया और फिर चिढ़ाते हुए कहा, पता नहीं कौन था। गाड़ी में बदतमीजी कर रही थी, पूरे रास्ते रोती और हंगामा करती रही। शुरू में तो आपके पति काफी चिंतित थे, लेकिन अब ऐसा लगता है, अफसोस, लगता है आपके पति की चिंता व्यर्थ थी। शिया रुकिंग थोड़ी हैरान थी। मैं हर बात पर इतना हंगामा कर रही हूँ। महाराज, आपको अपनी पत्नी को फंसाना नहीं चाहिए। आपकी पत्नी सोते समय बहुत ही सलीके से रहती हैं। ये कहकर उन्होंने सहजता से अपनी अभी अभी की नींद को याद किया। सोचने पर उन्हें याद आया कि उन्होंने सपना भी नहीं देखा था, तो भला उन्होंने हंगामा क्यों किया? तब उसे और भी अधिक न्यायसंगत महसूस हुआ। झाओ जुन्याओ अवाक रह गया। सचमुच दुनिया में ऐसे बेहद प्यारे और शरारती बच्चे मौजूद हैं। वे बस बेहद मनमोहक हैं। वो सचमुच अभी भी वैसे ही थी। झाओ जुन्याओ अंदर ही अंदर बहुत उत्साहित था और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। किंग किंग, शिया रुकिंग काफी चौंक गई। महाराज, यह क्या हो रहा है? आज वो वाकई अजीब व्यवहार कर रहा था, नहीं? उसका उसे साउथ गार्डन में लाना ही अजीब था। ये सोचकर वह छटपटाने लगी, लेकिन झाओ जुनयाओ ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, किंग किंग, हिलना मत। शिया रुकिंग हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। महाराज, क्या बात है? पहले तो उसने कहा था कि वो उसे महल से बाहर खेलने ले जाएगा,
ताकि उसे ठीक से लाड़ प्यार कर सके। अब ये सब क्या था? कौन किसे लाड़ प्यार कर रहा था? किंग किंग, अच्छा हुआ कि तुम अब भी मेरे साथ हो, अन्यथा उसे नहीं पता था कि वो सम्राट के इस अंतहीन मार्ग को कैसे सहन कर पाता। C778 भोजन करना। शिया रुकिंग थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने बस उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे खुद को पकड़ने दिया। कुछ ही देर में झाओ जुनयाओ ने उसे छोड़ दिया। सम्राट, क्या आपने अपना भोजन समाप्त कर लिया है? नहीं। फिर शिया रुकिंग ने आशा से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। तो मुझे भूख लगी है। दोपहर भर सोने के बाद भला उसे भूख क्यों नहीं लगेगी? झाओ जुनयाओ ने उसके बोलने का समय पूरा होने से पहले ही समझ लिया था। उसने बाहर की ओर देखा और थोड़ा हिचकिचाया। मैं तो तुम्हें सैर पर ले जाना चाहता था, लेकिन बहुत बर्फ गिर रही है और देर हो रही है, इसलिए हमें यहीं खाना खाकर काम चलाना पड़ेगा। ये सुनकर जिया रुकिंग का चेहरा निराशा से भर गया। सचमुच। झाओ जुन्याओ ने एक बार फिर निर्णायक रूप से सिर हिलाया। शिया रुकिंग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। तो मुझे और कुछ खाने का मन नहीं है, मैं दलिया ही खा लूंगी। मैंने उन्हें इसे तैयार करने का आदेश पहले ही दे दिया है। शिया रुकिंग ने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखों में दिख रही निराशा को छुपाने की कोशिश की। नीचे देखने के कारण वह झाओ जुन्याओ की शरारती मुस्कान को देख नहीं पाई। कुछ देर बाद खाना परोसा गया। हालांकि हमेशा की तरह नहीं, सभी व्यंजन बड़े चमकीले सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में उल्टे रखे हुए थे। हल्की हल्की एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, लेकिन अंदर क्या था ये दिखाई नहीं दे रहा था। यह नजारा देखकर शिया रुकिंग चौंक उठी। अरे, यह क्या है? कुछ पल पहले तक वह जिस निराश लड़की जैसी लग रही थी, अब वह बिल्कुल अलग ही इंसान लग रही थी। झाओ जुनयाओ ने मन ही मन आह भरी। वाकई वो खाने की शौकीन है। क्यों न तुम इन्हें खोलकर खुद देख लो, उसने कहा। उसकी आंखों में लालसा झलक रही थी। शिया रुकिंग की मुस्कान और भी खिल उठी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अंदर कुछ असाधारण होगा, जरूर कोई आश्चर्य होगा। उसका दिल उम्मीद से भर उठा। अभी, क्या मैं इन्हें अभी खोल सकती हूँ, सम्राट? झाओ जुन्याओ ने सिर हिलाया। उत्साह से भरे दिल से जिया रुकिंग आगे बढ़ी और पहले कटोरे का ढक्कन उठाया। तिल के केक, ये तो सड़क किनारे मिलने वाले नाश्ते थे। पहले जब भी वह महल से निकलकर रात के बाजारों में घूमती थी, तो ये उसके सबसे पसंदीदा होते थे। तले हुए शकरकंद के गोले। ये गोले शकरकंद की भराई, मैदा और पिसी हुई चीनी से बने थे, फिर इन्हें तलकर पकाया गया था। नर्म, मीठे और मुलायम, वो एक बार में कई खा सकती थी। अगर उसे ठीक से याद था, तो ये खाने का मौसम नहीं था, इसलिए उसने बहुत समय से ये मिठाई नहीं खाई थी। सम्राट को वास्तव में याद था। तीसरा ढका हुआ कटोरा खोलते ही जिया रुकिंग की आंखें चमक उठीं। बदबूदार टोफू, तो पहले वाली अजीब गंध यहीं से आ रही थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में टोफू को सुनहरा भूरा होने तक तला गया। इसे सॉस, कुटी हुई मूंगफली और धनिया पत्ती से सजाया गया था। यह इतना प्रामाणिक और इतना सरल लग रहा था, शायद इसलिए कि वह अपने पिछले जीवन में एक साधारण महिला थी। इस तरह का खाना हमेशा उसे अतीत की यादों से भर देता था। पहले 3 आइटम देखने के बाद वह बाकी सभी कटोरे खोलने के लिए बेताब हो गई। पूरी मेज सचमुच उसके पसंदीदा व्यंजनों से भरी हुई थी, जिनमें से अधिकतर ऐसी चीजें थीं जो आमतौर पर महल में नहीं मिलती थीं। तो उन्हें हमेशा याद रहा। कितना मार्मिक। सम्राट। झाओ जुनयाओ ने उसकी ओर देखा, उसका लहजा कुछ तिरस्कारपूर्ण था। ये चीजें मैं नहीं खाता, लेकिन चूंकि तुम्हें ये पसंद हैं, किंग किंग, इसलिए मेरे पास इन्हें विशेष रूप से बनवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिया रुकिंग थोड़ी हैरान थी। क्या मतलब, ये खरीदे नहीं गए? किसी ने इन्हें बनाया है? बिल्कुल, इस तरह के मौसम में अगर इन्हें बाहर से खरीदा जाता, तो क्या ये पहुंचने तक बिल्कुल ठंडे नहीं हो जाते? शिया रुकिंग ने बाहर हो रही भारी बर्फबारी पर एक नजर डाली। अब समझ में आया। फिर उसने नाश्ते से भरी मेज पर नजर डाली। उसने अंदाजा लगाया, इसे तैयार करने में लगभग 1 दर्जन लोग लगे होंगे। उसके मन में तुरंत एक तस्वीर उभर आई। हिजड़ाली लोगों की एक टोली का नेतृत्व कर रहा है, पूरे शहर में छानबीन कर रहा है, हर जगह पूछताछ कर रहा है, हर कोने में खोजबीन कर रहा है। वो बहुत भावुक हो गई। भले ही वह खुद नहीं गया, फिर भी ये बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। मुझे रोने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? सम्राट, आपको सब कुछ कैसे याद रहता है? मेरे पास इनमें से कुछ चीजें तो बहुत समय से नहीं थीं।
आपको सचमुच सब कुछ याद है? झाओ जुनयाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब बात अपनी पत्नी को लाड प्यार करने की आती है, तो मैं वाकई गंभीर रहता हूँ। जल्दी खा लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो मौसम ठीक होते ही मैं तुम्हें फिर बाहर ले जाऊंगा। उसने स्वादिष्ट भोजन के आगे निर्लज होकर जोर से सिर हिलाया। रात के खाने के बाद शिया रुकिंग कुछ सुस्त महसूस कर रही थी। उसने अपनी एक पुरानी कहानी की किताब खोली, जिसे वह बहुत पसंद करती थी, लेकिन 2 पन्ने पढ़ने के बाद उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने कढ़ाई की सुई उठाई, 2 टांके लगाए और उसे भी एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने ब्रश उठाया, कुछ अक्षर लिखने का इरादा किया, लेकिन वे कभी ठीक नहीं लगे, इसलिए उसने वह भी छोड़ दिया। अंत में उसने ब्रश को एक तरफ फेंक दिया और सोफे पर लेट गई। उसे नींद आने लगी। झाओ जुन्याओ, जो पढ़ रहा था, ने ऊपर देखा तो पाया कि वो लगभग सो रही थी। वह मुस्कुराया। किंग किंग। शिया रुकिंग झट से उठ बैठी। अरे सम्राट, क्या आपने अपनी किताब पूरी कर ली है? जाओ और अच्छे से सो जाओ। ओह, शिया रुकिंग हड़बड़ी में उठी। जैसे ही वह पलंग से उतरने वाली थी, अचानक उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह लड़खड़ाकर आगे गिर पड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, झाओ जुनयाओ ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने नीचे देखा, वह पहले ही उसकी बाहों में आराम से सो चुकी थी। वह बेबसी से मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ न होता तो तुम क्या करते? क्या हरम की वो औरतें तुम्हें जिंदा ही खा जाती? लगता है उसका ओहदा अभी भी बहुत नीचा है। इसके अलावा कुलीन उपपत्नी शेह की हालिया हरकतें सचमुच बेहद गुस्सा दिलाने वाली हैं। झाओ जुन्याओ कुछ देर रुका, उसके दिमाग में तेजी से एक योजना बन रही थी। सम्राट और महारानी के स्नान करके कपड़े बदलने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए। स्नान करने के कारण जिया रुकिंग अभी भी थोड़ी सचेत थी। वो उनकी बाहों में सिमट गई और थोड़ा कांपने लगी। सम्राट, मैं हमेशा सोचती थी कि इतने सारे लोगों के कारण किंग्या निवास बहुत शोरगुल वाला होता है। हमारे तीनों लड़के हमेशा से ही बहुत शरारती रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक दिन दूर रहने के बाद ही मुझे उनकी इतनी याद आएगी। झाओ जुन्याओ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, ये तो बस 3 शरारती बच्चे हैं। इनमें कमी क्या है? राजकुमारों को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बेटी होती, उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके चिकने, सुंदर गाल को सहलाया। अगर बेटी होती, तो मैं उसे सर्वोच्च उपाधि, सर्वोच्च पद और अपना सारा स्नेह देता। इतना कहकर उसने उसे चूमा। किंग किंग, मुझे एक बेटी दो। शिया रुकिंग झट से एक तरफ हट गई। सम्राट, शाही चिकित्सक ने निर्देश दिया है कि मैं आपकी सेवा न करूं। यदि महाराज सचमुच इसे सहन नहीं कर सकते, तो क्या मैं किन्नली से आपके लिए महल से कुछ महिलाओं का चयन करवा दूं? झाओ जुनयाओ के गर्म शरीर ने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया। अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास करने की हिम्मत की, तो मैं यहीं और अभी तुमसे निपट लूंगा। शिया रुकिंग हैरान रह गई। मैंने कुछ भी बेतुका नहीं कहा। क्या किसी सम्राट के हरम में 3000 रानियां होना बिल्कुल सामान्य बात नहीं है? हालांकि वह भी एक ही साथी के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखती थी। लेकिन ये तो बस एक कोरी कल्पना है ना? अब भी उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि झाओ जुनयाओ उसकी खातिर ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। आखिरकार उसने पहले भी कई महिलाओं को बुलाया था, है ना? अगर उन्होंने कपड़े उतार दिए और उसने एक नजर में ही दिलचस्पी खो दी, तो क्या हुआ? आखिर यह भी तो उसके बिस्तर पर बुलावा ही माना जाएगा, है ना? वैसे भी बाहर वालों को पता नहीं चलेगा कि असल में क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। उसे इस हालत में देखकर झाओ जुनयाओ को अचानक बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से उसका नाइटगाउन पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी प्रिय पत्नी इतनी उदार हैं। अपने पति मुझे को दूसरी महिलाओं की ओर धकेलने की हिम्मत कैसे हुई? किंग किंग, तुम सच में पहली हो। किंग किंग, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम नहीं करोगी? दूसरे शब्दों में कहें तो उस पूरे हरम में और कौन ऐसा कारनामा कर सकता है? इसका जवाब था, कोई नहीं। सी 779। झाओ जुनयाओ सचमुच बेहद नाराज और क्रोधित थे। इतने वर्षों तक सम्राट रहने के बाद भी उनकी सारी संचित निराशा इस एक पल के सामने कुछ भी नहीं थी। ये सचमुच अविश्वसनीय था। शिया रुकिंग पूरी तरह से अचंभित थी। सम्राट, आप आखिर किस बात पर क्रोधित हैं? मेरा शरीर इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। झाओ जुनयाओ अवाक रह गया। धिक्कार है। उसके भोले भाले चेहरे को देखकर झाओ जुनयाओ कुछ कर ही नहीं पाया। उसने मन में जो घिनौनी चाल सोची थी, उसे अंजाम देना सचमुच नामुमकिन था।
इसलिए उसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसकी निगाहें तीखी और तीव्र थीं। एक उग्र जानवर की तरह उसने उसके होठों को जबरदस्ती चूमा, फिर दंडात्मक ढंग से उन्हें नोच डाला। शिया रुकिंग पूरी तरह से स्तब्ध थी। सांस लेने या विरोध करने में असमर्थ, वह एक छोटी सफेद खरगोश की तरह थी जिस पर उसका आक्रामक हमला हो रहा था। ऐसा लगा मानो अनंतकाल बीत गया हो, उसके होंठ सूज गए थे और खून से लथपथ थे, और अंत में बड़ी मुश्किल से वह रुका। शिया रुकिंग हौंफ रही थी, उसकी आंखें धुंधली सी हो गई थीं। उसके गाल लाल हो गए थे, उसकी निगाहें स्तब्ध थीं। सम्राट, आप! उसकी कमजोर और कांपती हुई आवाज, कर्कश और एक मोहक धुंध से रंगी हुई, मार्च के मौसम में खिलने वाली विलो की कलगी की तरह थी जो पानी की निर्मल सतह पर लहरें बना रही हो। झाओ जुनयाओ का दिल बुरी तरह धड़क उठा। उसके पूरे शरीर में तीव्र गर्मी दौड़ गई, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी झुलसाने वाली हो गईं। क्विंग क्विंग, आप! शिया रुकिंग को भी सीने में जकड़न महसूस हुई, मानो उसका शरीर आग से जल रहा हो। वह हौंफ रही थी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, वो उसे देख रही थी और उसके आलिंगन की मजबूती को महसूस कर रही थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कैसा रहेगा अगर? बिल्कुल नहीं। उस अंतिम क्षण में झाओ जुन्याओ ने अपनी मानसिक स्थिति पर काबू पा लिया। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसने 6 महीने से भी कम समय पहले बच्चे को जन्म दिया था। शाही चिकित्सक ने कहा था कि आधा साल इंतजार करना ही सबसे अच्छा होगा। हाँ, आधा साल, आधा साल। झाओ जुन्याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल को कठोर किया और उससे दूर हट गया। फिर उसने उसे ठीक से कंबल उड़ाया और अचानक मुड़कर चला गया। शिया रुकिंग खाली भीतरी कक्ष को घूर रही थी, उसके दिल में भावनाओं का बवंडर उठ रहा था। घबराहट, नुकसान का एहसास, लेकिन सबसे बढ़कर एक मीठी खुशी। एक सज्जन व्यक्ति के कुछ निश्चित काम होते हैं और कुछ निश्चित काम नहीं होते। वह सचमुच एक सज्जन व्यक्ति थे, और एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिल से उनकी परवाह करते थे। लेकिन शिया रुकिंग फिर से असमंजस में पड़ गई। क्या वह हमेशा उसे बिस्तर पर नहीं बुलाता था? अब वह इतना असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा था? उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वह कब से खुद को रोके हुए था? ये समझ से परे था। इस दौरान झाओ जुनयाओ दरवाजे से बाहर भागा, एक तालाब ढूंढा और उसमें सिर के बल कूद गया। उस सर्द, बर्फीली सर्दियों की रात में बर्फ के टुकड़ों से भरा तालाब का पानी बेहद ठंडा था। उसका जोशीला शरीर तालाब में भीग गया, और 15 मिनट से भी कम समय में वह पूरी तरह से ठंड से कांप गया। उसके जलते हुए रक्त और उसके शरीर के गौरवशाली हिस्से, दोनों को अभूतपूर्व आघात पहुंचा। बाहर से आती ठंड ने उसके शरीर को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। जब उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया, तभी झाओ जुनयाओ तालाब से बाहर निकला। फिर वह नहाने और कपड़े बदलने के लिए स्नानागार चला गया। जब तक वह अपने शयन कक्ष में लौटा, तब तक जिया रुकी गहरी नींद में सो चुकी थी। झाओ जुनयाओ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। ये तो अच्छा है, कम से कम मैंने कोई गलती तो नहीं की, वरना अगर भविष्य में उसकी सेहत खराब होती है, तो क्या यह मेरी गलती नहीं होगी? डॉट डॉट डॉट। बाहर रात भर बर्फ गिरती रही। अगली सुबह तक जमा हुई बर्फ की गहराई 1 फुट हो गई थी। कमरे में कोयला जल रहा था और ग्राउंड ड्रैगन हीटिंग सिस्टम ने कमरे को बेहतरीन गर्माहट दी। रजाई में बिछी नई सूती चादर ने भरपूर गर्माहट प्रदान की। सब कुछ आरामदायक और गर्म था, लेकिन सबसे प्रभावी हीटर उसके बगल में मौजूद प्राकृतिक भट्टी थी। दोनों जल्दी उठ गए थे, लेकिन दोनों में से कोई भी उठना नहीं चाहता था, बस एक दूसरे को पकड़े रहने में ही संतुष्ट थे। शिया रुकिंग झाओ जुन्याओ की बाहों में सिमट गई, उसका शरीर आरामदायक और गर्म था, और उसके गाल गुलाबी हो गए थे। सम्राट, उसने कहा, मैंने महल की छोटी दासियों को कहते सुना कि बाहर लाल बेर के फूल खिल गए हैं। झाओ जुनयाओ ने मन ही मन हिसाब लगाया। वसंत ऋतु शुरू हो चुकी है, क्या अब इनके खिलने का समय नहीं आ गया है? अगर आपको पसंद आए तो हम जाकर कुछ तोड़ सकते हैं, उसने कहा, या अगर आप बिस्तर से उठना नहीं चाहते, तो मैं किसी को भेजकर आपके लिए तोड़वा सकता हूँ। कैसा रहेगा? शिया रुकिंग ने झट से अपना सिर हिलाया। नहीं, रहने दो, यहाँ बहुत बर्फ है। बेर के फूल की बर्फ, बेर के फूल की पंखुड़ियाँ। उसे ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर में पड़ी हुई बात याद आई कि मियाओ अपनी चाय के लिए बेर की पंखुड़ियों से खास तौर पर बर्फ इकट्ठा करती थी। अचानक उनके मन में एक बढ़िया विचार आया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
क्यों ना उनसे कहा जाए कि वे बेर के फूलों की पंखुड़ियों से थोड़ी बर्फ इकट्ठा करके चाय बनाने के लिए पानी तैयार कर लें। कैसा रहेगा यह विचार? उसने इस तरह के अनोखे तरीके के बारे में पहली बार सुना था और वह तुरंत उस पर हंस पड़ा। इतनी कम मात्रा चाय बनाने के लिए काफी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शिया रुकिंग थोड़ी घबरा गई। अरे चलो ना, मैं भी इसे चखना चाहती हूँ। उनसे कहो कि जल्दी जाएं। अगर हम और देर करेंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा। उसकी सच्ची उत्सुकता को देखकर झाओ जुन्याओ केवल उसकी इच्छा पूरी कर सकता था। डॉट 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 जब तक झाओ जुन्याओ ने ली शेंगन को इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया, तब तक शिया रुकिंग ने इधर उधर देखा, अब और स्थिर लेटने में असमर्थ होने के कारण वह उठ खड़ी हुई। झाओ जुन्याओ भी उठ खड़ी हुई। दोनों ने साथ में नहाया और कपड़े पहने। नाश्ता सादा था, बस साधारण दलिया और कुछ अन्य व्यंजन। दोनों ने इसका आनंद लिया और उन्हें ये बहुत संतोषजनक लगा। शिया रुकिंग ने खूब खाया। नाश्ता खत्म करने के बाद शिया रुकिंग पिंजरे से निकले खरगोश की तरह बेकाबू हो गई। एक बार दरवाजा खुल गया तो उसकी साहसी भावना को रोकना मुश्किल हो गया। झाओ जुन्याओ उसे देखती रही और खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। सौभाग्य से जेडयू और अन्य लोग बहुत कुशल थे। उन्होंने उसे कई परतों में लपेट दिया, 3 अंदर, 3 बाहर और 3 बीच में। उसे एक विशाल पांडा की तरह लिपटा हुआ देखकर झाओ जुन्याओ को आखिरकार कुछ हद तक राहत महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ली शेनगान को निर्देश दिया, बेर के बाग में जाओ, एक मेज लगाओ और चाय का चूल्हा तैयार करो। हालांकि उसने अनिच्छा का दिखावा किया, लेकिन युवा सम्राट को वास्तव में नई चीजों का शौक था। तथाकथित प्लम ब्लॉसम स्नोती ने उसे बेहद आकर्षित किया। शायद ये वाकई स्वादिष्ट हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ली शेनगान को आदेश मिला और वह जल्दी से निकल पड़ा। बाहर पहुंचकर वह मन ही मन बुदबुदाने लगा, इतनी सुबह सुबह और दोनों गुरुओं ने ऐसा अनोखा विचार सोच लिया। सच में वे बिल्कुल एकमत हैं। बिना कुछ और कहे ली शेनगान दौड़ते हुए वहां से चला गया। बेर के बाग में जिया रुकिंग, जिसने झाओ जुन्याओ द्वारा दिया गया असाधारण रूप से मोटा मिंक फर कोट पहना हुआ था और पैरों में लकड़ी की चप्पलें पहनी हुई थीं, उत्साह से भरी हुई एक लिपटे हुए भालू की तरह लड़खड़ाती हुई पहुंची। बहुत खूब जी युए, जल्दी देखो, ये सब खिल गए हैं, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। जल्दी करो, कुछ शाखाएं तोड़कर गुलदस्ते में डाल दो। मैं उन्हें रंगना भी चाहती हूँ। हाँ, जी युए, जीसू और अन्य लोगों के साथ चली गई। अपने मोटे कपड़ों के बोझ तले दबी जिया रुकिंग उनके पीछे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये बेर का बाग बहुत विशाल था, जिसमें बेर के कई प्रकार के फूल थे, जिनमें से अधिकांश सफेद और लाल रंग के थे। शिया रुकिंग ने चारों ओर देखा, उन्हें सभी सुंदर पाया और उनसे कुछ और शाखाएं इकट्ठा करके वापस ले जाने को कहा। फिर वह बेर के बाग में खड़ी होकर उसकी गहराई में निहारने लगी। पास ही में महल की दासियां और विभिन्न श्रेणियों के हिजड़े उपवन में चहल पहल कर रहे थे। प्रत्येक के हाथ में एक छोटी शीशी और एक छोटी चांदी की चम्मच थी। उन्होंने सबसे नाजुक बेर के फूलों का चयन किया और सावधानीपूर्वक अपनी छोटी चांदी की चम्मचों का उपयोग करके पंखुड़ियों से बर्फ को अपनी शीशियों में इकट्ठा किया। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हुए कौन जानता था कि शीशियां कब पूरी भर जाएंगी। शिया रुकिंग ने गहरी आह भरी। मियाओ इतनी कंजूस क्यों लगती थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, असल में इन बेर के फूलों की पंखुड़ियों पर जमी बर्फ वाकई अनमोल है। जेडयू और अन्य लोग सर्दियों के बेर की कुछ शाखाएं लेकर लौटे और जवाब देने ही वाले थे कि उन्होंने पास में किसी के सम्मान व्यक्त करने की आवाज सुनी। महामहिम, नमस्कार, आप उठ सकते हैं। सम्राट यहाँ हैं। मालकिन और उसकी दोनों नौकरानियों ने अपना सिर घुमाया। C780 टेस्टिंग थी। जिया रुकिंग की नजर एक पल में झाओ जुन्याओ पर पड़ी। उन्होंने सोने की कड़ाई से जड़ा हुआ काले रंग का मिंट का लबादा पहन रखा था, सिर पर ड्रैगन की आकृति वाला सफेद जेड का मुकुट था और पैरों में गहरे बैंगनी रंग के बादल के पैटर्न से सजे काले जूते थे। उनका कद लंबा और सुगठित था, उंगलियां पॉलिश किए हुए जेड पत्थर जैसी, वहीं नुकीली पर्वत चोटियों जैसी और होंठ इतने सुंदर ढंग से तराशे गए थे मानो किसी कुशल मूर्तिकार ने बनाए हों। उस समय काले रंग की तेल कागज की छतरी पकड़े हुए वह बेर के बाग में बने रास्ते पर टहल रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों के साथ उसका लबादा लहरा रहा था, हवा में पानी की तरह लहरें उठ रही थीं। पीछे से देखने पर उनकी आकृति एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह दृढ़, ठोस और फिर भी आकर्षक प्रतीत होती थी।
उनके हर हाव भाव से एक सम्राट की महानता और गरिमा झलकती थी। वे मानो किसी चित्रकारी से सीधे बाहर निकले हुए व्यक्ति थे। एक ही नजर पड़ते ही जिया रुकिंग वहीं जम गई। कितना सुंदर है, हद से ज्यादा सुंदर। सुंदर के अलावा उसके लिए वर्णन करने के लिए उसके पास कोई और शब्द नहीं था। हालांकि वे रोजाना मिलते थे, फिर भी वह उससे बेहद मोहित थी। महामहिम महामहिम। ज़ेड जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई और चुपके से अपनी आस्तीन खींचने लगी। शिया रुकिंग अचानक वास्तविकता में लौट आई। उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही उसके सामने खड़ा है। उसके पीछे महल के सेवकों की एक घनी भीड़ पहले ही घुटने टेक चुकी थी। उसे अचानक ये बात समझ में आई और वह घबराकर जल्दी से घुटने टेकने की कोशिश करने लगी। महाराज नमस्कार। किंग किंग। उसने झट से उसे ऊपर खींच लिया और फ्राउनिंग हुए उसके कपड़ों से बर्फ झाड़ दी। बिना छाते के हवा के रास्ते में खड़े हो, तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह बेहद नाराज था। उसे अपनी भलाई की जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही वह उसे देखना बंद करता, वह तुरंत खेलने के लिए भाग जाती। अगर उसे दोबारा सर्दी लग गई तो क्या होगा? भगवान ही जाने किस साल वह आखिरकार इस निंदनीय ब्रह्मचर्य जीवन को समाप्त कर पाएगा। इसलिए उसे किसी भी कीमत पर सर्दी नहीं लगनी चाहिए। हवा से हल्की सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। झाओ जुन्याओ ने दबंग और अधिकारपूर्ण भाव से सोचा। बोलते बोलते उसने छाता उसके सिर के ऊपर रख दिया। उसका दूसरा हाथ लगभग सहज रूप से उसके कंधों पर लिपट गया, मानो उसे डर हो कि उसे ठंड लग जाएगी। शिया रुकिंग ने उसकी हथेली की ओर देखा। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अपने कंधे पर बर्फ के टुकड़े देखकर उसे एहसास हुआ कि फिर से बर्फबारी हो रही है। महाराज, इस उपपत्नी ने हवा से बचाव वाली टोपी पहन रखी है। आपको छाते का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उसने छाते को दूर धकेलने की कोशिश की। झाओ जुनयाओ की निगाहें अचानक बर्फीली हो गईं और उसने उसे घूर कर देखा। शिया रुकिंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से विनम्रतापूर्वक फुसफुसाते हुए कहा, यह उपपत्नी बस मन ही मन सोच रही थी। इतना कठोर क्यों होना? झाओ जुनयाओ की नजरें एक तरफ घूमी और उनकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। ये कहने के बाद उसने बड़ी कुशलता से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास के एक मंडप में ले गया। वहां ली शेनगान ने पहले ही सेवकों को चाय की मेज और अंगीठी लगाने का निर्देश दे दिया था। मंडप को मोटे पर्दों से घेरा गया था और चाय की मेज के चारों ओर 4-5 छोटे चूल्हे रखे हुए थे। स्टूल भी मोटे गद्दी से ढके हुए थे, जो देखने में बेहद आरामदायक और आकर्षक लग रहे थे। झाओ जुनयाओ ने उसे नीचे बिठाया और मेज पर रखे छोटे चूल्हे की ओर इशारा करते हुए कहा, किंग किंग, तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेती? आज मैंने ठान लिया है कि मैं आपके द्वारा बताई गई इस चाय का ठीक से स्वाद चखूंगा। मुझे शिया रुकिंग को कुछ हद तक अविश्वास हुआ। मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। झाओ जुन्याओ हंस पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मुझे चाय बनाना भी नहीं आता। झाओ जुनयाओ ने आगे कहा, कोई बात नहीं, आप आराम से समय लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिया रुकिंग इनकार करने में असमर्थ होने के कारण उसे केवल स्वीकार करना पड़ा और वह अपने दुखी हृदय में मन ही मन बड़बड़ा रही थी। लेकिन यहाँ पानी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही 20 से ज्यादा लोगों को भेज दिया है। अगर यह काफी नहीं है तो। झाओ जुन्याओ ने ZU और जीसू पर नजर डाली। तुम दोनों भी जाओ और मदद करो। ZU और जीसू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ जवाब दिया, जी महाराज। इसके बाद वे दोनों चले गए। शिया रुकिंग ने ईर्ष्या से उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देखा। उसके भीतर अनगिनत शिकायतें उमड़ रही थीं। सम्राट, मैं भी जाना चाहता हूँ। सफेद बर्फ, लाल बेर के फूल। उसका मन कर रहा था कि वह फूल तोड़कर देखे, उन्हें करीब से निहारे। वह यहाँ बैठकर सिर्फ देखना नहीं चाहती थी। नहीं, झाओ जुन्याओ ने उसकी अनकही दलील को सिरे से खारिज कर दिया। शिया रुकिंग ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा शोक और पीड़ा से भरा हुआ था। उसकी बादाम जैसी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई लग रही थीं। झाओ जुन्याओ हमेशा की तरह दृढ़ संकल्पित रहे। दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। शिया रुकिंग के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। बस, बात यहीं खत्म। अब कोई रास्ता नहीं। उस दिन महल की दासियों और हिजड़ों ने प्लम ब्लॉसम स्नो जल के 3 घड़े एकत्र किए। पहले बर्तन का इस्तेमाल मोली चाय बनाने के लिए, दूसरे का ड्रैगन वेल चाय के लिए और तीसरे का अत्यंत कीमती दा होंग पाओ चाय के लिए किया जाता था। इनमें से कोई भी ठीक से नहीं बना था।
हालांकि झाओ जुन्याओ बेर के फूलों की प्रशंसा करते हुए काफी प्रसन्न महसूस कर रहा था और साथ ही साथ उसके उदास, दुविधाग्रस्त और व्यथित चेहरे को भी देख रहा था। अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए शिया रुकिंग ने चाय पीने से इनकार कर दिया और उदास और चुप रही। जब तक जी युए और जी सू ने उनके सामने ताज़ी कटी हुई बेर की शाखाओं का एक बड़ा गुलदस्ता पेश नहीं किया, तब तक उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इनकी पेंटिंग बनाऊं। उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर आई खुशी को देखकर झाओ जुन्याओ उत्सुकता से आगे बढ़ा और उसे अपना ध्यान देने लगा। किंग किंग, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें चित्रकारी सिखाऊं? जिया रुकिंग ने उस पर घूर कर देखा। यह उपपत्नी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। महाराज, आप आराम से अपनी चाय का आनंद लेते रहिए। इतना कहकर वह आदेश देने के लिए मुड़ी। जी युए, इन्हें मेरे कमरे में रख दो। मैं आज रात लौटकर इन्हें पेंट कर दूंगी। आह, जेड यू ने झाओ जुन्याओ की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। झाओ जुन्याओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबाई। जारी रखें। चित्रकला कितना सुरुचिपूर्ण शौक है। इसे अपने कमरे में एक निजी आनंद के रूप में लेना, यह एक बढ़िया विचार लगता है। ये सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा रहस्यमय हो गई। शिया रुकिंग ये सब देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से चाय बनाना समाप्त किया और फिर अपने सेवकों के साथ भाग गई। जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसके गाल अभी भी बहुत गर्म थे। झाओ जुन्याओ ने युवती के जल्दबाजी में पीछे हटने को देखकर हल्की हंसी हंसी। उसने इसे दिल पर नहीं लिया। कुछ देर और चाय का आनंद लेने के बाद वह अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर शिया रुकिंग अपने कमरे में लौटी, अपने गर्म गालों को थपथपाया और कुछ हद तक असमंजस में पड़ गई। जी युए, सम्राट को क्या हो गया है? क्या उसने पहले भी महल में अनगिनत महिलाओं को नहीं बुलाया है? फिर भी वह इतना अतृप्त क्यों रहता है, मानो वह खुद पर काबू नहीं रख सकता। जेड यू नाम की अविवाहित युवती इस तरह के प्रश्न को सुनकर अचंभित रह गई। कुछ देर बाद उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो केवल इतना ही कह सकी, महामहिम, सम्राट का आपके प्रति सम्मान निश्चित रूप से दूसरों के प्रति उनके सम्मान से भिन्न है। उनकी तुलना भला कैसे की जा सकती है? शिया रुकिंग कुछ देर सोच में डूबी रही और फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। छोड़ो इसे, मैं अब इस पर और ध्यान नहीं दूंगा। जाओ मेरे ब्रश ले आओ। मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। उससे सीखने की उम्मीद करना सरासर बेकार था। और कौन जानता था कि आज रात क्या होगा। शिया रुकिंग को गहरी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखों में वो भाव, मानो वो उसे वहीं खा जाना चाहता हो। जेड यू सामान लाने के लिए मुड़ी। जीसू की नजरें चारों ओर घूमी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सेविका की राय में आपको शाही चिकित्सक की हर बात को अक्षरशः मानने की जरूरत नहीं है। ये सेविका देख सकती है कि महाराज का स्वास्थ्य काफी सुधर गया है। शायद। जिया रुकिंग का चेहरा तमतमा गया। जाओ जाओ, ऐसे मामलों पर मजाक कैसे किया जा सकता है? सच कहूं तो वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी, लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी। वह उस भूखे भेड़िए के हाथों इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती थी और वह ये भी नहीं चाहती थी। शिया रुकिंग ने अपना सिर झुकाया, उसकी निगाहें खिड़की से बाहर की ओर चली गईं, उसके विचार कहीं भटक रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अब भी उसके द्वारा अन्य महिलाओं को बुलाने से आपत्ति हो? लेकिन वो तो सम्राट हैं। शिया रुकिंग इस विषय पर और अधिक विचार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने हताशा में अपना सिर हिलाया और इस संवेदनशील विषय को अपने मन से निकालने की कोशिश की। भूल जाओ, अभी इसके बारे में नहीं सोचते। मुझे जलन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। दिन शांतिपूर्वक बीत गया। इसी बीच अध्ययन कक्ष में झाओ जुन्याओ भी दिन भर व्यस्त रहीं। यद्यपि नव वर्ष के उत्सवों के लिए आधिकारिक मुहरों को हटा दिया गया था, फिर भी सम्राट होने के नाते उनके पास महत्वपूर्ण स्मारक थे जिन पर उनके व्यक्तिगत ध्यान और अनुमोदन की आवश्यकता थी। एक खाने के शौकीन का महल में पुनर्जन्म हुआ। C771 दैनिक जीवन। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।